आज की वीडियो में हमें बहुत ही नया सब्जेक्ट है जो कि आपको सेकेंड ईयर डीएलएड में मिला है, उसे पढ़ेंगे। इसका नाम है साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो जो पूरा यूनिट है आपका या पूरा सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान यानी मन का जो विज्ञान होता है उस पर ही आधारित होगा, और उसे एजुकेशन में कैसे रिलेट किया गया है इसके बारे में भी जो बातें हैं वो यहाँ पर होंगी। तो ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट होगा आपके लिए, जो कि आप ये सेकंड ईयर में पढ़ने जाएंगे। तो हालांकि ये नया सब्जेक्ट है, लेकिन बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको, और इसका जो पहला यूनिट है वो हम इस वीडियो में कर लेंगे। पहले यूनिट का नाम है अधिगम को समझना, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। अधिगम यानी कि लर्निंग, जिसे आप जनरल भाषा में कहते हैं सीखना। तो सीखेगा कौन? स्टूडेंट्स। तो वो अधिगम कर रहे हैं, तो मतलब वो क्या हुए? अधिगम करता यानी कि सीखने वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी आवश्यकता या महत्व क्या है। तो अधिगम क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। शुरू में ये दूसरों की मदद से, और बड़े होने पर ये अपने ही अनुभवों से लाभ उठाते हुए जो है सीखता है चीजों को, जिसे ही हम सीखना या फिर अधिगम कहते हैं। और अगर हम थोड़ी डीपली जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट में, तो सामान्य अर्थों में सीखने का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। क्योंकि जब भी हम कुछ सीखते हैं या बच्चा कुछ नई चीज सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, परंतु ये जो परिवर्तन है वो सकारात्मक होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बच्चे ने चोरी करना सीख लिया और हम कहेंगे कि अधिगम हो गया, नो। फिर ये हमारा जो है नेगेटिव वाला हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। सीखने का संबंध स्मृति से है। ऐसा नहीं कि सीखे और फिर भूल रहे, उसको याद रखना, अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। अधिगम जो है वो परिपक्वता पर निर्भर करता है। यह परिपक्वता ही व्यक्ति को सीखने या अधिगम योग्य बनाती है। मतलब जरूरी, मतलब जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता जाएगा वो अधिगम के नेक्स्ट लेवल तक पहुंचता जाएगा। मतलब ये लेवल के हिसाब से भी होता है। बात करेंगे परिभाषा की। जैसा कि मैं कहती हूँ आपको परिभाषा जरूर लिखनी होती है जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है। तो अधिगम की यहाँ पर जेपी गिलफोर्ड ने परिभाषा दी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। सेकंड क्रो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो वही बात है जो मैंने ऊपर समझाया आपको। अब बात करेंगे ये जो अधिगम है इसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। तो व्यवहार में वांछित परिवर्तनों को उजागर करने में अधिगम मदद करता है। मतलब जिन चीजों की जरूरत है, जिस चीज की आपके व्यवहार में या बच्चे के व्यवहार में जरूरत है, उसको लाना ही अधिगम है, और ये उसकी भूमिका है। सेकंड थिंग कि उचित अथवा पर्याप्त समायोजन में भी ये सहायता करता है। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की उपलब्धि में सहायता करता है। ये व्यक्ति के उचित वृद्धि और विकास में भी सहायता करता है। ये सारी आवश्यकताएं या फिर महत्व पढ़ रहे हैं हम। ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायता करता है जो अधिगम है। ये जीवन के लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करेगा। समस्या समाधान की प्रक्रिया में सहायक है। सीखना या खोज जो होता है उसमें सहायक है। ये सीखना परिवर्तन यानी आपको चेंजेस लाने हैं आपकी लाइफ में, लेकिन कौन से? पॉजिटिव। तो भी आपको अधिगम की आवश्यकता है। सीखना जो है वो आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करता है। तो ये सारे अधिगम के क्या है, महत्व है। आगे चलते हैं। अधिगम के नियम यानी सीखने के कुछ नियम हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनकी हम बात कर लें। ये जो इंग्लिश में आपके पास वर्ड आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के या अधिगम के नियम। तो यहाँ पर बहुत ही इजीली 10 नियम आपको मैं बता देती हूँ। वैसे 12-13 थे, लेकिन आप ये 10 कीजिए। अगर पेपर में 5 नंबर आता है तो 5 भी बहुत हैं, 8 नंबर आता है तो 8 भी बहुत हैं। तो यहाँ पर मैं 10 बता रही हूँ आपको। यहाँ पर जो इनके नियम है वो है अधिगम उद्देश्यों की निश्चितता का परिनियम, यानी कि जो अधिगम है उसका कोई ना कोई उद्देश्य भी जरूर होगा। पूर्व अनुभवों और ज्ञान के उपयोग का प्रनियम, यानी जो आपका पूर्व अनुभव है, यानी पास्ट में आपने जो भी सीखा है आप उसको नए ढंग से यूज करेंगे। अभिप्रेरणा एवं रुचि का प्रणियम, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग आप चीजों को सीखेंगे। आवृत्ति एवं अभ्यास का प्रणियम, इसमें क्या होता है कि आप बार बार चीजों को करके या फिर प्रैक्टिस करके सीखते हैं। भूल और प्रयत्न का नियम, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो रही तो आप उसका प्रयत्न करें और फिर दोबारा सीखेंगे। पुनर्बलन या प्रभाव का सिद्धांत भी होता है यहाँ पर। एक होता है परिवर्तन, आराम एवं मनोरंजन का प्रणियम। तो अधिगम कई बार हमें मनोरंजन या फिर बच्चे को भी मनोरंजन प्रदान करता है, आनंददायी हो जाता है उसके लिए, जो टीचिंग लर्निंग होती है। ज्ञानेंद्रियों के उचित उपयोग का प्रणियम,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय साझेदारी जो होती है वो भी अधिगम से ही आता है। और उचित अभिव्यक्ति का परिनियम, अगर आप अधिगम अच्छे से करते हैं, जो बच्चा अधिगम अच्छे से करता है, सीखता अच्छे से है, वो अभिव्यक्ति भी अच्छे से करता है। तो ये सीखने के नियम थे। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अधिगम के सिद्धांत, थ्योरीज। वो प्रिंसिपल्स था और ये थ्योरी है, वो नियम थे और ये सिद्धांत हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर आपके पास 3 तरह की थ्योरी आपके सिलेबस में है, मैं उन्हीं 3 थ्योरी को कराऊंगी, किसने दिया, क्या क्या उसमें प्रयोग हुए, सब कुछ बताऊंगी। तो जो पहली थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर की, जिसे हिंदी में प्रयास एवं त्रुटि कहते हैं, जो कि थॉर्नडाइक ने दी। जब इन्होंने थ्योरी निकाला तो जरूर कोई ना कोई इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने एक भूखी बिल्ली को उलझन संदूक यानी कि पजल बॉक्स के अंदर रख दिया, जो किसी बटन को ठीक प्रकार से दबाने पर ही खुलता था। अब क्या किया उन्होंने, बाहर एक मछली रख दी जिसमें से खुशबू आने लगी, और बिल्ली लगभग सभी संभव, क्योंकि बिल्ली जो थी वो भूखी थी, तो वो बहुत ही प्रयास करने लगी वो बॉक्स को खोलने की, पंजा इधर उधर मारने लगी और बहुत ही नोचने खसोटने लगी अंदर ही अंदर। फिर अचानक से संयोगवश ऐसा हुआ कि उसका जो पैर था वो सही बटन पर लग गया और वो खुल गया जो दरवाजा था, और मछली और जो बाहर आकर उसने मछली को खा लिया बिल्ली ने, ठीक है, और अपनी भूख भी शांत कर ली। फिर ये प्रक्रिया दोबारा दोहराई गई, बिल्ली ने इस बार भी नोचना खसोटना शुरू किया, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नोचना खसोटना शुरू करूंगी तो जैसे पिछली बार बटन दब गया था, तो इस बार भी शायद जो है हो जाएगा और वो खुल जाएगा। तो इस बार जो उसने नोचना खसोटना था उसका थोड़ा कम हुआ और बटन जो है वो खुल गया, बटन उसका दब गया और वो जाकर मछली को खा लेती है। फिर दोबारा ऐसे ही इसमें बार बार ये प्रक्रिया की गई, और धीरे धीरे क्या हुआ ना कि बिल्ली का जो नोचना खसोटना और जो प्रयास था वो कम होता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली को पता था कि उसको अब नोचना खसोटना नहीं है, उछल कूद नहीं करनी है, ये बटन है, यहाँ पंजा मारना है और दरवाजा खुल जाएगा। तो उसने सीख लिया कि दरवाजे को कैसे खोलना है। तो ये तो था इनका जो है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। देखिए इसके सोपान क्या क्या थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट में। पहला था चालक या फिर अभिप्रेरक, यानी अगर बच्चे को अधिगम कराना है ना, तो उसमें अभिप्रेरणा होनी भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अभिप्रेरक का काम किसने किया, भूख, एक तो भूख जो बिल्ली के अंदर थी, और मछली की गंध, जो मछली उसको दिखाई दे रही थी उसकी गंध आ रही थी वो। सेकंड थिंग लक्ष्य, यहाँ पर बिल्ली का लक्ष्य क्या था, मछली को खाकर अपनी भूख शांत करना। थर्ड, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, यानी प्रॉब्लम क्या आ रही थी बीच में, संदूक का दरवाजा जो था वो बंद था, उसको खोलना था पजल बॉक्स को। उसके बाद उल्टे सीधे प्रयत्न जो कि बिल्ली ने प्रयास किए थे, और संयोगवश उसको सफलता भी मिल गई, यानी अचानक से बटन दब गया और दरवाजा खुल गया। सही प्रयत्न का चुनाव, तो बिल्ली द्वारा सही बटन का चुनाव कर लिया गया था, और स्थिरता, अंत में जो है बिल्ली ने दरवाजा खोलना सीख लिया। तो ये है आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी ट्राई एंड एरर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडी पेपर में पक्की बात है। तो यहाँ से अपनी इस एक्सपेरिमेंट से हमारे थॉर्नडाइक जी ने बताया कि 3 नियम होते हैं। तत्परता का नियम, यानी कि जब जो चीज की जरूरत हो वो अवेलेबिलिटी हो, जैसे उस समय अगर बिल्ली भूखी ना होती, अभी प्रेरणा ना होता, तो हो सकता है वो बक्से के अंदर ही सो जाती। तो स्टूडेंट के अंदर जो अभी प्रेरणा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए कि उन्हें चीजें सीखनी है, क्योंकि चीजें मतलब कि इंटरेस्ट होना चाहिए। इस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है। अभी हम इसके जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे आगे। तो प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, कि अगर आप अभ्यास करते हैं, चाहे वो उपयोग अनुपयोग किसी भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं सफलता आपको मिल ही जाती है। अब अधिगम के क्षेत्र में थॉर्नडाइक द्वारा जो ये नियम लाए गए या इसका क्या महत्व है वो पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में जो है एजुकेशनल क्या बोलते हैं इसको, मतलब हिंदी में शैक्षिक जो निहितार्थ होते हैं, इम्प्लीकेशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जरूर पूछते हैं। तो इन्होंने जो थ्योरी दी, इससे टीचिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज हम जोड़ सकते हैं, वो है विद्यार्थियों को याद रखने योग्य बातों को याद रखने योग्य और भूल जाने योग्य बातों को पहचान कर निर्देश देना। कि अगर आपको पता है कि बटन दबाने से दरवाजा खुलेगा, तो फिर आपका नोचना खसोटना बेकार है, फिर आप बटन को दबाइए और बाहर निकलिए। तो हम टीचर जो है बच्चों को ये बता सकते हैं कि आपको क्या चीजें याद रखनी है, क्या चीजें याद नहीं रखनी। जैसे कई बार कोई चीज समझाने के लिए हम बहुत लंबी सी चीज समझाते हैं, लेकिन लास्ट में हम कहते हैं बेटा अब ये भूल जाओ, जो आपने समझ लिया इसको याद रखो। सेकेंड थिंग, बच्चे को सीखने के लिए हम अभिप्रेरित कर सकते हैं, यानी इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं। बच्चे को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करें। जैसे बिल्ली जो है वो खुद ही काम कर रही थी, कोशिश कर रही थी, हालांकि कई बार वो सफल नहीं हुई,
बच्चे के पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव का प्रयोग, जैसा कि बिल्ली अब करती है, उसको पता था लास्ट टाइम नोचने खसूटने से बटन खुल गया तो अभी दोबारा किया, फिर धीरे धीरे ये चीजें कम होती रही तो एक टाइम पर जो है सफलता जरूर मिलेगी। और पुनरावृत्ति और अभ्यास की प्रशंसा करनी चाहिए अगर बच्चा बार बार पुनरावृत्ति करता है या फिर अभ्यास करता है तो। सेकंड हमारी थ्योरी है भाई अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कंडीशनिंग बोलते हैं, ये दिया था पैवलव ने। अब देखिए इनका क्या एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। थॉर्नडाइक और पैवलव ऐसे ही हैं जो ज्यादातर कुत्ते बिल्ली और जानवरों पर ही एक्सपेरिमेंट्स अपने करते हैं, और ये क्योंकि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये जो पैवलव है मनोवैज्ञानिक, इन्होंने प्रयोग किया, इसमें इन्होंने कुत्ते को भूखा रखकर मेज से बांध दिया। अब देखिए मेज से बंध गया है, कुत्ता कहीं जा नहीं सकता, और एक स्वचालित यांत्रिक उपकरणों की सहायता से भोजन देने की व्यवस्था की गई। दैट मीन कि जब कुत्ते को बांध दिया गया तो फिर मतलब ऑटोमेटिकली चीज लगाई गई जिससे भोजन जो है कुत्ते के सामने आएगा, और फिर घंटी बजने पर ही भोजन को सामने लाया जाता था। जब कुत्ता बंधा हुआ है तो वो खाने तक जा नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता, लेकिन जैसे ही घंटी बजी खाना आ गया, और खाने को देखते ही क्या हुआ कि कुत्ते के मुंह में लार आ गई कि खाना आ गया है, अब मुझे खाना मिलेगा खाने के लिए। लेकिन वो खाना उसको अभी जो है वो दिया नहीं गया, जस्ट उसके लार को जो है एक्सपेरिमेंट लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया गया। इस प्रयोग को दोहराया गया, मतलब जब भी घंटी बजाई फिर भोजन कुत्ते के सामने लाया गया और कुत्ते के मुंह से लार टपकी, फिर दोबारा यही हुआ, फिर दोबारा यही हुआ, लेकिन आखिरी चरण में क्या किया गया कि भोजन ना देकर केवल घंटी बजा दी गई, और घंटी बजते ही कुत्ते को लगा कि अब खाना आएगा, और कुत्ते के मुंह में लार आ गई। तो ये तो क्या धोखा हो गया ना, कुत्ते के साथ भोजन तो आया नहीं, लेकिन उसे पता था कि जब जब घंटी बजेगी भोजन आएगा। ये चीज उसने सीख ली थी कि घंटी बजना यानी कि भोजन का आना। जैसे कोई भी चीज हम सीख लेते हैं, जैसे अगर बादल छा गए हैं तो बारिश आएगी, अनुमान लगा लेना एक तरह से ना, तो अनुमान वाला जो है चीज हमारी एजुकेशन में, वो यहाँ पर बिल्कुल ही फिट बैठेगा। जैसे कि अब देखिए अब इस जो एक्सपेरिमेंट से है क्या निष्कर्ष निकाला है, इससे ये निष्कर्ष निकला कि भोजन सामग्री जैसे प्राकृतिक उद्दीपन, यानी भोजन सामग्री नेचुरल उद्दीपन है, स्टिमुलस है, मतलब वो सामने लाया जाए, तो इसके अभाव में भी यदि घंटी बजा दी जाए, यानी कि आर्टिफिशियल अगर उद्दीपन कर दिया जाए, आर्टिफिशियल उद्दीपन स्टिमुलस कर दिया जाए, तो इसके प्रभाव स्वरूप भी कुत्ते ने लार टपका दी, यानी कि उसने अपना स्वाभाविक यानी नेचुरल रिस्पॉन्स दे दिया। इसे हम छोटे से डायग्राम की मदद से समझेंगे। देखिए सबसे पहले ये जिगजैग करके बनाया हुआ है। स्टार्टिंग में क्या चाहिए हमें, प्राकृतिक उद्दीपन यानी नेचुरल स्टिमुलस, जो कि भोजन था, भोजन का आना। सेकंड थिंग स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि लार का आना। फिर कृत्रिम उद्दीपन यानी हमने घंटी बजा दी, वो आर्टिफिशियली किया हमने। और फिर क्या हुआ कि सामान्य रूप से सचेत हो जाना, कुत्ते को पता चल गया कि भोजन आ रहा है। अब मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है इन थ्योरी की एजुकेशन इम्प्लीकेशन, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इस अधिगम क्षेत्र का उपयोगिता क्या है शिक्षा में। बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार द्वारा उनकी रुचि विषय और अध्यापक जो है वो जागृत करेगा। बच्चे का जो है व्यवहार हम नोटिस करेंगे कि वो क्या क्या करता है, और उनकी रुचियों को जानकर ही उनके अकॉर्डिंग हम जो है अपनी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। दृश्य सामग्री उचित प्रयोग करना चाहिए। बच्चे दृश्य सामग्री से बहुत अच्छा सीखते हैं, जैसे घंटी बजाना आर्टिफिशियली था। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं जल चक्र, तो हम आर्टिफिशियली मॉडल बनाकर दिखाया जा सकता है। अब हम वेट तो नहीं करेंगे कि बारिश से मतलब पानी से बादल बनेगा फिर बारिश होगी, तो ऐसे बैठे तो नहीं रहेगा ना बच्चा देखने के लिए। तो हम यहाँ पर जो है बहुत से ज्यादा टीचिंग एड्स का प्रयोग करेंगे। उचित आदत अनुशासन अभिरुचि द्वारा अधिगम में लाभप्रद होता है। जैसे कि आप मॉर्निंग असेंबली की घंटी बजती है, बच्चा तुरंत पहुंच जाता है कहाँ, अपनी असेंबली में प्रेयर करने के लिए। तो समथिंग लाइक ऐसा कुछ जितने भी अनुशासन होते हैं, डिसिप्लिन वगैरह बच्चे में लाया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे जनगण मन होता है कहीं पर, तो बच्चे को स्ट्रेट खड़ा हो जाना है, चाहे वो स्कूल यूनिफॉर्म में है या नहीं, असेंबली में है या नहीं, तो ये चीज बच्चे में आ जाएगी आदत। कहीं भी वो जनगण मन सुनेगा तो वो बिल्कुल सावधान की स्थिति में आ जाएगा। अंतर्दृष्टि या सूझबूझ द्वारा सीखना, ये है आपका थर्ड थ्योरी। तो ये थ्योरी देख लेते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनसाइट थ्योरी या फिर अंतर्दृष्टि सूझबूझ का जो है सिद्धांत। ये दिया था हमारे कोहलर ने, जो एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ही जो हैं वो इनसाइट थ्योरी को ज्यादा ही प्रेफरेंस देते हैं। प्रयोग क्या किया गया था बंदर के साथ, जो कि सुल्तान नाम का चिंपैंजी था,
उसको पिंजरे में बंद कर कर ऊंचाई पर केला लटका दिया गया और मतलब उसी जहाँ पे वो पिंजरे में था एक बक्सा भी रखा हुआ था। तो बंदर ने क्या किया, उस बक्से को उठाया, बक्से पे चढ़ा और केला हासिल कर लिया। उसी तरह क्या हुआ, अब केले को और ऊंचाई पर रख दिया गया और पिंजरे के अंदर 2 बक्से रख दिए गए। तो चिंपैंजी जो सुल्तान था वो समझ गया कि अब मुझे एक बक्से से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर ये दूसरा बक्सा रख दूं तो मैं और ऊपर पहुंच सकता हूँ। तो इस तरीके से दोबारा उसने जो है वो केला हासिल कर लिया। फिर क्या हुआ कि अब वो केले की ऊंचाई और बढ़ा दी गई और 2 बक्सों के साथ साथ एक छड़ी भी रख दी गई। अभी भी सुल्तान ने क्या किया, 2 बक्से लगा लिए, फिर एक छड़ी ले ली और अपनी ऊंचाई मतलब जो ऊंचाई पर केला था उसको हासिल कर लिया। लास्ट में क्या किया गया कि 2 डंडे रख दिए गए, केले की ऊंचाई और बढ़ा दी गई। 2 डंडे ऐसे थे कि अगर उन 2 डंडों को अच्छे से एक दूसरे के सर पे रखा जाए तो दोनों जो है एक दूसरे में फिट हो जाते और वो एक लंबा डंडा बन जाता। तो अब चिंपैंजी को थोड़ी दिक्कत होती है, वो 2 बक्से भी लगा लेता है, दोनों डंडों को भी पकड़ लेता है और दोनों डंडों को पकड़ के कुछ ना कुछ कोशिश करता है और फिर अचानक से क्या होता है कि दोनों डंडों का सिर जुड़ जाता है और डंडा लंबा हो जाता है और चिंपैंजी जो है इस तरीके से केला हासिल कर लेता है। तो ये ऑल ओवर जो था ये प्रयोग आपका था, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। वही बातें हैं जो मैंने कहा। तो इसके अंदर अब देखिए हमारी शिक्षा या अधिगम में क्या उपयोग है इस एक्सपेरिमेंट, अब वो देख लेते हैं कि ये पढ़ने अथवा अधिगम वस्तु को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। समग्र रूप यानी कि ये नहीं कि हम बच्चों को टुकड़े में पढ़ा रहे हैं, कुछ चीजें होती हैं जो टुकड़ों में पढ़ानी होती है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो समग्र रूप से पढ़ानी होती हैं। जैसे शब्द से पहले वाक्य पढ़ा देते हैं हम, राम बाजार जाता है, फिर हम कहते हैं कि राम एक शब्द है, बाजार एक शब्द है, जाता है जाता शब्द है शब्द है, और बच्चे को बताते हैं कि इन शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। तो ये जो है ये सारे शब्द हैं। तो हमें समग्र रूप से जो है प्रस्तुत करना होता है यहाँ पे। जैसे गणित में समस्या का समग्र विश्लेषण, गणित में हम तब तक सॉल्व करना शुरू नहीं करते जब तक हम पूरा क्वेश्चन ना पढ़ें। अगर आप आधा क्वेश्चन या एक लाइन पढ़ के सॉल्व करने बैठेंगे तो डेफिनेटली जो है आंसर गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। सेकेंड थिंग कि पाठ्यक्रम में पर्याप्त एकता का तत्व होना चाहिए, यानी सारी चीजें जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन में आप जो है पीटी कराते कराते साइंस की लेबोरेटरी की बात करने लग जाएं या फिर कोई ऐसा चैप्टर घुसा दें, तो फिर वो जो कड़ी होती है वो टूट जाती है। जैसा यहाँ पे हुआ बंदर वाले एक्सपेरिमेंट में, चिंपैंजी वाले में, कि एक बक्सा था फिर 2 बक्से थे उसने जोड़ लिया। अभी वही बक्से की जगह कुछ और ही होता, जैसे जो ऊंचाई का ना होता, ऐसा फ्लैट सी चीज होती, तो वो कहाँ उसको यूज हो पाता, नहीं यूज हो पाता। अब चलिए थर्ड थिंग की रटने की अपेक्षा स्वयं खोज और प्रयत्न पर जो है बल देना चाहिए कि कोई भी चीज हम बच्चे को रटवा नहीं दें कि हाँ भाई बक्सा ही लगाना है। नो, अगर आपके पास छड़ी है तो आप छड़ी को भी यूज करेंगे। इसमें कौन कौन सी विधि आ जाती है आपकी, समस्या समाधान, विश्लेषण और खोज विधि मुख्य रूप से यहाँ पर आती हैं। तो ये थ्योरीज आपकी 3 थी जो कि आपके सिलेबस में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगी आप तीनों ही थ्योरी पढ़ें, इजी है, मैंने कहानी की तरह आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बुद्धि और चिंतन। इन दोनों के कॉन्सेप्ट क्या है और नेचर क्या है। तो सबसे पहले बुद्धि की बात करेंगे। तो बुद्धि क्या है, जीवन की सामान्य स्थितियों का सामना करना। अगर आपकी नॉर्मली लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं और आप नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, दैट मीन आपके अंदर बुद्धि है। बुद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति की वे मानसिक और ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित होती हैं जो उसके जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता करती हैं। क्योंकि देखिए हर किसी के जीवन में वास्तविक समस्याएं तो आनी ही हैं, और क्या करती है, उसके जीवन को आनंदपूर्ण और संतुष्ट बनाती हैं। तो हम कहते हैं कि वो बुद्धि का प्रयोग करता है वो इंसान। अब बात करेंगे, जब क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो डेफिनेशन भी देनी होगी। तो वैगनर ने कहा कि अपेक्षाकृत नई और परिवर्तित स्थितियों को समझने तथा उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता ही बुद्धि है। जैसे कि अगर कोई नई परिस्थिति आ गई तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं वो आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो नेचर की बात करें, बुद्धि की नेचर की, प्रकृति की, तो बुद्धि सीखने की क्षमता है, ये अतीत के अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, ये जन्मजात हो सकती है, ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अगर बुद्धि नहीं होगी ना, अमूर्त चिंतन तो हो ही नहीं सकता। विभिन्न योग्यताओं का यह समूह है, सही गलत की पहचान करने की योग्यता है, सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का ये निचोड़ होती है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, क्योंकि बुद्धि जो होता है जरूरी नहीं है ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान तो हम पढ़कर या फिर कहीं से सुनकर भी अर्जित कर सकते हैं। लिंग भेद इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि लड़कियों में बुद्धि की कमी होती है, वो इस लाइन को जरा 2 बार पढ़ लें। और आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है,
ये सारी बुद्धि के क्या है, नेचर है। नेक्स्ट चलते हैं चिंतन, थिंकिंग। यहाँ पर दो प्रकार की थिंकिंग है, दोनों ही पढ़ना है। एक है कॉन्वर्जेंट यानी कि एकविध, और दूसरा है डाइवर्जेंट यानी कि बहुविध चिंतन। एक विध को केंद्रित चिंतन भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक ही दिशा में सोचना, और ये परंपरागत शिक्षण प्रणाली वो है, परंपरागत नहीं, पुराने टाइप का है, तो इसको हमें ज्यादा महत्व नहीं देना, क्योंकि एक ही दिशा में सोचने पर ये बल देता है। ये क्या करता है, समाधान में एक ही तरीका सुझाता है। देख कर, पढ़ और सुनकर हूबहू नकल को याद कर लो, तो हम कहते हैं कि ये एक विध जो है चिंतन है। इसमें क्या होती है कि मौलिकता, और इसमें क्या होता है ना आपकी कि मौलिकता और सृजनात्मक रचनात्मकता की कमी होती है। ऑफकोर्स कमी होगी, आप रटी रटाई बातों को याद कर रहे हैं, टीचर ने आंसर और सोल्यूशन बता दिया, आप वही तरीका कर रहे हैं, मतलब बच्चे का खुद दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे। अब हम पढ़ते हैं बहुविध यानी कि विकेंद्रित चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो ये इसका बिल्कुल उल्टा है। तो अगर आपने ये 4 पॉइंट पढ़ लिए तो इनको उल्टा कर दीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर आपका ये जो जाएगा, इसमें है अनेकों संभावित समाधान खोजने के प्रयास बच्चा करता है, यानी कि सिर्फ एक ही समाधान नहीं, इसके और भी समाधान हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुक्त चिंतन पर बल दिया जाता है, ना कि बंद चिंतन पर। तो बंद चिंतन पर कौन बल दे रहा है, ये एकविध, और इसमें मौलिकता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता पर बल दिया जाता है, जबकि ऊपर नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग करना सिखाया जाता है बच्चे को। तो आप बताइए, एकविध सही है या फिर बहुविध? ऑफकोर्स बहुविध सही है। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो यही है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। जो बहुविध चिंतन है वो हम अपने बच्चों में कैसे बढ़ाएंगे, नर्चर कैसे करेंगे उसका, सॉरी नर्चरिंग यहाँ पर है, उससे पहले हम नेचर देख लेते हैं, यानी इसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है चिंतन का। ये संज्ञानात्मक व्यवहार क्रिया है, समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है, आंतरिक ज्ञानात्मक व्यवहार से संबंधित है, ये मानसिक खोज है, ना कि गत्यात्मक। मानसिक खोज यानी कि देखिए, मान लीजिए आपके घर की चाबी खो गई है, तो अब आप क्या करेंगे, मानसिक खोज यानी बैठ और सोचेंगे कि चाबी कहाँ हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तो आप गत्यात्मक कर रहे हैं। तो जो चिंतन होता है ना, थिंकिंग, वो गत्यात्मक नहीं होती, मानसिक होती है। ठीक है, ये प्रतीकात्मक क्रिया है, प्रतीकों के सहारे हम जो है चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि बहुविध चिंतन के पोषण यानी नर्चिंग कैसे की जाए, बच्चों को कैसे लाया जाए बच्चों के अंदर ही वाला। तो इसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है वो अपना सकते हैं क्लासरूम में। पहला, उत्तर देने की स्वतंत्रता हम बच्चों को देंगे। सेकंड, लचीलेपन को प्रोत्साहित करेंगे। डर को दूर रखना है कक्षा कक्ष से। उचित अवसर और वातावरण प्रदान करना है। बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास यानी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता लानी है। अपना उदाहरण और आदर्श भी देना है। अवरोधों से बचना है, अवरोध यानी जो आपके इसमें अवरोध बनेंगे जैसे त्रुटिपूर्ण विधियां वगैरह, उससे हटना है। कई बार टीचर का व्यवहार भी अवरोध बन जाता है, जो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बच्चा जो होता है वो सक्रिय रहना ही बंद कर देता है क्लासरूम में। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, पाठ्यक्रम का उचित आयोजन होना चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार होना चाहिए, मतलब मूल्यांकन प्रणाली ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को बिल्कुल ही नेगेटिविटी की तरफ ले जाए। और विशेष तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए, कभी खेल करवा ली, कल्पना से रिलेटेड कहानियां बनवा लिया, विचार विमर्श, तो ये सारी चीजें करके हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को नर्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, बहुबुद्धि की अवधारणा और अधिगम के इसके निहितार्थ क्या क्या है। बहुबुद्धि यानी कि मल्टी इंटेलिजेंस क्या होता है। बहुबुद्धि कुछ नहीं है, देखिए गार्डनर ने ही दिया था, इन्होंने कहा कि किसी भी चीज को समझने या समझाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बस इसी को हम क्या कह देते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत कह देते हैं। यानी किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से देखना, दृष्टिकोणों से देखना और फिर समझना, या फिर किसी भी चीज के बहुत सारे एग्जाम्पल सोच लेना भी बहुबुद्धि के अंदर ही आएगा। बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है। बिल्कुल, अगर किसी के पास बुद्धि है तो वो सिर्फ एक ही दिशा में नहीं सोचेगा, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए है, गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकार। तो मैं यहाँ पर आपको 7 के 7 प्रकार दे देती हूँ। एक 8वां प्रकार भी होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नेचुरलिस्टिक होता है, यानी प्रकृति से रिलेटेड होता है। जो प्रकृति में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको कहते हैं। तो शुरू से पढ़ लेते हैं। पहला है भाषागत, जिसमें कवि और लेखक आते हैं, जिनको भाषा से रिलेटेड बुद्धि होगी ज्यादातर, जैसे कवि और लेखक को होती है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। देशिक या स्थान अवधारणा वाले जो होते हैं, जिसमें चित्रकार और वास्तुकार आ जाते हैं। शारीरिक गति संवेदी, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक गति वाली बुद्धि होती है, तो डांसर और स्पोर्टमैन बन जाते हैं वो लोग। संगीतात्मक बुद्धि होती है तो गायक बन जाते हैं।
तार्किक रणनीतीय बुद्धि हो तो वैज्ञानिक बन जाएंगे वही, अंतःव्यक्ति हो तो दार्शनिक बन जाएंगे यानी मन से सोचना, और अंतराव्यक्ति हो तो साइकोलॉजिस्ट यानी दूसरों के माइंड को भी पढ़ लेंगे, और लास्ट वाला मैंने बताया प्रकृति वाली बुद्धि हुई तो वो नेचर को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये 8 प्रकार आपके यहाँ पर बताए गए हैं। अब देख लेते हैं अधिगम में इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इसके बहुबुद्धि सिद्धांत के। सबसे पहला कि ये शिक्षकों को व्यक्ति विभिन्नता अनुसार कार्य करने पर बल देता है। क्यों? क्योंकि हमें अभी अभी बहुबुद्धि में पता चला कि एक ही चीज को करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो अगर 10 बच्चे एक क्वेश्चन को 10 तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, हम उसे प्रोत्साहित करेंगे। और क्या हो सकता है, 8 प्रकार द्वारा कक्षा कक्ष में सभी प्रकार के बुद्धि विकास पर बल। हमें नहीं पता हमारी क्लास में कौन जो है वो बड़ा होकर गायक बन जाएगा, कौन वैज्ञानिक बन जाएगा, तो हमें 8 के 8 को क्या करना है, अपनी क्लास में प्रोत्साहित करना है। सभी प्रकार के विषय सामग्री अभिप्रयोग यहाँ पे करना है। दृश्य, श्रव्य और श्रवण सामग्री भी यूज करेंगे। कुछ बच्चों को सुनकर मतलब याद होता है, कुछ बच्चों को देखकर याद होता है, तो इन सबका सम्मेलन हम यहाँ पर रखेंगे। और प्रत्येक बुद्धि का सम्मान और उचित उपयोग करेंगे। क्लास में अगर कोई अच्छा गा रहा है तो ये नहीं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हें बस गा ही सकते हो, तुम्हें तो मतलब ऐसा नहीं करना है, हमें उनको भी प्रोत्साहित करना है। विद्यार्थी की विभिन्न योग्यताओं और प्रतिभाओं की पहचान करके उनको आगे के लिए अग्रसर करने के लिए हमें उनकी हेल्प करनी है। सर्वांगीण संज्ञानात्मक विकास करना है और सफलताओं की जांच करनी है। अधिगमकर्ता को उचित अवसर देने हैं, जिसके लिए क्या होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में कराई जाती हैं। तो ये था आपका साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट सेकेंड ईयर का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मुश्किल नहीं है, थ्योरीज इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी बहुत। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का यूनिट 5 करेंगे। इससे पहले यूनिट 1, 2, 3, 4 हम कर चुके हैं, तो ये लास्ट यूनिट है इसका, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक स्वरूप। तो ये साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट जो आपके डीएलएड सेकेंड ईयर में ही है, फर्स्ट ईयर में तो नहीं था। तो यहाँ पर ये यूनिट 5 के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा इसका सिलेबस। तो देखते हैं, यूनिट को स्टार्ट करते हैं। जो यूनिट का नाम है बेसिकली, क्योंकि हमें पता है कि नाम के ऊपर ही ये पूरा जो यूनिट है वो बेस्ड होता है। तो जो नाम है इसका वो है समेकित यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये इंक्लूसिव वर्ड आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ये पहले भी सुना है आपने। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि सबको इंक्लूड कर लेना, हर तरह के क्या कह सकते हैं, जो डिफरेंशिएट चीज़ें होती हैं उन सबको इंक्लूड करके और फिर समेकित यानी सबको साथ लेकर जो शिक्षा देनी है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाली यूनिट में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो यही है कि विशिष्ट आवश्यकताओं से युक्त विद्यार्थियों से अभिप्राय। यानी कि जो विशिष्ट आवश्यकताओं से युक्त विद्यार्थी है उनका मतलब क्या है, स्पेशल नीड वाले जो स्टूडेंट हैं उनका क्या मतलब है, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें हम नॉर्मल नहीं बल्कि स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि स्पेशल नीड वाले बच्चे कौन से हैं, फिर हम उनको क्या करेंगे, मुख्य धारा में यानी कि सबके साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से, मतलब इनमें से किसी भी रूप में अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। मतलब सेम एज के, सेम क्लासेस के वो बच्चे जो इनमें से किसी न किसी तरीके से दूसरों से एकदम अलग हों, उन्हें हम बोलेंगे कि वो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। ये उच्च कोटि के भी हो सकते हैं या फिर निम्न के भी, यानी ये जो डिफरेंस है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी हो वो बच्चा फिर किसमें आ जाएगा, स्पेशल नीड की कैटेगरी में। यहाँ पर परिभाषा भी दे रही है टेलफर्ड और सॉरे ने। इन्होंने कहा कि विशिष्ट बालक शब्दावली का प्रयोग उन बालकों के लिए करते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उन्हें अपनी क्षमता के अधिकतम विकास हेतु विशेष सामाजिक शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अदर स्टूडेंट से वो इतने डिफरेंट होते हैं कि उनको आगे बढ़ने के लिए उनको अलग से कुछ स्पेशल नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट या फिर विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी कहलाते हैं। अब इसके अंदर कई टाइप के बच्चे आ जाएंगे जिसे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट यानी प्रतिभाशाली बालक। ये भी हमारा क्या है, एक स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट में आएगा।
इसमें प्रेम पसरीचा ने एक डेफिनेशन दी है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं। ये कहते हैं कि प्रतिभावान बालक वह है जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत होता है। श्रेष्ठ यानी और बेटर, सामान्य से भी बेटर, अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धिलिब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखते हैं। मतलब स्पेशल ही उनके अंदर, कहते हैं ना कुछ स्टूडेंट गॉड गिफ्टेड है, उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही टैलेंट है किसी चीज़ को लेकर, या उनका आईक्यू लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे स्टूडेंट भी हमारे लिए स्पेशल नीड हो जाते हैं। फिर उनके लिए हमें अलग से उन्हें मोटिवेट करना और उस किस वे में उनका टैलेंट है वो पहचानना, फिर उस वे में उनको तैयार करना, उनको बताना कि आप इस वे में आगे जाओ, उनको लक्ष्य निर्धारण के लिए बताना। तो ये सारी चीज़ें फिर हमें वहाँ पर करनी पड़ती है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारा बाएं हाथ से काम करने वाले, यानी लेफ्ट हैंडर्स। हालांकि जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनको हम नॉर्मल ही स्टूडेंट्स की तरह मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ वजह से उनको स्पेशल नीड में रखा गया है। क्यों, वो अभी हम देख लेते हैं। क्या होता है कि उनके लिए जो लेफ्ट हैंड से करते हैं उनको लिखना वगैरह सब ठीक है, नॉर्मल क्लासरूम में वो पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर पर माउस जो होता है वो राइट हैंड के अकॉर्डिंग रखा होता है, तो वहाँ उनको दिक्कत आती है। अब जब वो लैब में जाते हैं वहाँ पर जो उपकरण यंत्र होते हैं उनको व्यवस्थित किया गया है राइट हैंड के अकॉर्डिंग। अब उनका तो लेफ्ट हैंड ही राइट की तरह काम करेगा, तो वहाँ उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। आर्ट एंड क्राफ्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, खेल में, और मतलब इन्हीं सब की वजह से उन्हें स्पेशल नीड में रखा गया है। लेकिन फिर भी हमारी जो कोशिश होती है एज अ टीचर कि हम समेकित शिक्षा जो है उनको प्रदान करें। सिर्फ लेफ्ट हैंडर ही नहीं, जितनी भी स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट है, एज अ टीचर जो रोल होता है वो यही होता है कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन हो जिसमें हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपनी योग्यता का विकास कर सके। तो इस लाइन को हमेशा याद रखनी है आपको। अब नेक्स्ट जो टाइप है हमारा धीमी गति से सीखने वाले। अब इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, स्लो लर्नर्स होते हैं कुछ बच्चे जिन्हें बहुत देर से समझ में आती हैं चीज़ें, एक बार में 2 बार में नहीं समझ में आती। तो ऐसे इन बच्चों के लिए टीचर क्या कर सकते हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, अभ्यास करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि इन बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ टाइप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता बाल, यानी फर्स्ट जनरेशन लर्नर। जो ये वो बच्चे होते हैं जो अपने खानदान में या अपनी फैमिली में पहले ऐसे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुँचे हो, या उनसे पहले के कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। तो ऐसे में टीचर की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस बच्चे को ज़्यादा मोटिवेट करे, उसको पढ़ने के लिए आगे बढ़ाएं, और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर फिर ज़रूरी पड़ जाती हैं। इसलिए ये बच्चे भी स्पेशल नीड में आ जाते हैं। उसके बाद आता है वंचित बालक, यानी कि वही डिसएडवांटेजेस, जिनको एडवांटेजेस नहीं मिले हैं, जिसमें हमारे SC ST भी आ जाते हैं और भी कई कैटेगरी इसमें आ जाएगी, तो वो भी फिर हमारे लिए एक स्पेशल नीड के लिए बच्चा हो जाता है। वंचित बालक का मतलब हो सकता है वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, किसी भी रूप से वो हो सकता है। उसके बाद आते हैं क्षमताओं से युक्त बालक, यानी ऐसे जो डिसेबल होते हैं जिसमें आपके हर तरह के विकलांग बालकों को शामिल किया जा सकता है। अब ये तो हमने टाइप्स देख लिए। इसके लिए उपयुक्त उपचार क्या है, हम क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, या फिर जो शैक्षिक संस्थान है वहाँ के एज अ लीडर हम क्या कर सकते हैं इन बच्चों के लिए ताकि ये समेकित शिक्षा में आ जाएं, इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाए। सबसे पहला समायोजन में सहायता। समायोजन यानी साथ चलने में हम उनको सहायता कर सकते हैं। लचीली शिक्षण विधियाँ हो ताकि उनके अकॉर्डिंग हम चेंजेस ला सकें अपनी एक्टिविटीज़ में। व्यक्तिगत भी ध्यान दिया जा सकता है, रुचि उत्पन्न कर सकते हैं हम उन बच्चों में। निर्देशन सेवाएं, उनको निर्देश दिए जाएं। उचित प्रोत्साहन, मोटिवेट करते रहें। उचित सकारात्मक व्यवहार, टीचर का जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, खासकर इन बच्चों के लिए। उसके बाद प्रतिभा पहचान, अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या कुछ कमी है तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा उनके अंदर कोई और टैलेंट है या नहीं, तो हम उसको खोजें, उसको बताएं उन्हें कि आप ये कर सकते हो। उसके बाद अतिरिक्त समय अगर ज़रूरत पड़े तो देना चाहिए। उचित वातावरण हम उनके लिए प्रदान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर करेंगे ताकि सभी बच्चे जो हैं वो एक मुख्य धारा में आकर एक साथ पढ़ाई कर सकें। इसके बाद आते हैं क्षतिग्रस्तता के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव। जो ये डिसेबिलिटीज़ होती हैं इसका विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव जो है वो हर रूप में पड़ता है। तो शारीरिक हो गया, जो शरीर से रिलेटेड है, फिर मानसिक,
फिर सामाजिक रूप से भी, भावनात्मक, संवेगात्मक, नैतिक और भाषा, इन सभी दृष्टिकोणों पर या फिर हम कह सकते हैं इन सभी आयामों पर क्षतिग्रस्तता का प्रभाव जो है वो मुख्य रूप से पड़ता है। अब क्या होता है, सबसे पहले क्षतिग्रस्तता होती है, यानी कि कोई कमी या फिर कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है उनके अंदर। फिर उससे क्या होती है, क्षमता, यानी कुछ करने में उनको दिक्कत आती है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको शारीरिक रूप से प्रॉब्लम है, तो शारीरिक रूप से मान लीजिए उनका पैर खराब है, तो पहले उन्हें क्षमता होगी, यानी वो उन्हें चलने में दिक्कत होगी, अक्षम हो जाएंगे, वो सक्षम नहीं रहेंगे, तो उसके बाद हम उसको विकलांग यानी डिसेबल कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं इसके रीज़न क्या हो सकते हैं इन सभी के। एक तो हो सकता है वंशानुक्रम, बिल्कुल, फिर शारीरिक कारण हो सकता है और वातावरण संबंधित कारण भी हो सकता है। वातावरण में ज़्यादातर आपका ही भावात्मक, संवेगात्मक, नैतिक और भाषा का जो रोल है वो ज़्यादा होगा, और यदि शारीरिक की बात करें तो वो वंशानुक्रम पर ज़्यादा डिपेंड करता है। अब ये हर स्टेज में क्या होता है कि डिपेंड करता है कि कौन कितने परसेंटेज में यहाँ पर प्रभावित करता है, लेकिन ये तीनों ही कारण जो है वो इनके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा, विशिष्ट आवश्यकताओं से युक्त विद्यार्थियों के प्रति द्वेष एवं भेदभाव, कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके प्रति जो भेदभाव होता है या फिर जो द्वेष होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है उनका, वो किस टाइप से होता है। तो बेसिकली हमें ये देखना है यहाँ पर। तो क्या होता है यहाँ पर कि क्षमता या विशिष्ट बालकों के लिए नकारात्मक भाव, नेगेटिव जो भाव होते हैं, शब्दों का प्रयोग करके और उनके प्रति द्वेष भेदभाव जो है हम वहाँ पर कर सकते हैं उत्पन्न। तो ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ है जिसको बिल्कुल भी अपनी क्लासरूम में अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं ताकि हम उसको बाहर कर सकें क्लासरूम से। तो सबसे पहली चीज़ है, ऐसे बच्चों के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे कि अंधा, बहरा, लंगड़ा या उनकी जो भी डिसेबिलिटी है उसके प्रति कुछ बच्चे उन्हें चिढ़ाएं या टीचर ऐसा बिहेव करे, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होती है। फिर आता है हंसी उड़ाना, कि कुछ बच्चे उन बच्चों की हंसी उड़ाते हैं जो स्पेशल नीड के हैं। ये उनके लिए भी हो सकता है जो अपनी IQ से ज़्यादा के हैं, यानी प्रतिभावान जो बालक है उनकी भी हंसी उड़ाई जाती है कई बार क्लासरूम में। कई बार बच्चे ऐसे मजाक बनाते हैं कि तू आइंस्टाइन मत बन, या अंग्रेज की औलाद, अगर कोई अंग्रेजी ज़्यादा बोलता है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद विद्यालय कार्यक्रमों में पाबंदी होती है कि अच्छा, अगर कोई स्पोर्ट अप प्रोग्राम चल रहा है तो हम डिसेबल बच्चों को ये नहीं कह सकते कि आप मत आओ, ये तो बिल्कुल ही घटिया चीज़ है, बल्कि उनको और एटलीस्ट देखने के लिए या मोटिवेट करने के लिए हम वहाँ पर ला सकते हैं। आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अवसर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर बच्चा चाहता है, उसको लगता है कि वो कर सकता है, तो फिर हम उनके लिए पार्टिसिपेशन बिल्कुल ओपन रखेंगे। विशेष क्षमताओं पर ध्यान ना देना, तो उनकी जो विशेष क्षमताएं हमें उन पर ध्यान देना है, बेसिकली ना देना तो फिर भेदभाव या फिर द्वेष हो गया ना, जो कि हमें नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लासरूम में ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट और है, मित्रता में कमी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मली जैसे अदर स्टूडेंट के साथ हो रहा है वैसे ही स्पेशल नीड स्टूडेंट्स को भी समेकित करके चलना है। नेक्स्ट है परिवार, समुदाय और पड़ोस की भूमिका। तो परिवार की, समुदाय की और पड़ोस की क्या भूमिका है इन बच्चों को मतलब मुख्य धारा में लाने के लिए या फिर इनको नॉर्मल समेकित करने के लिए क्या रोल हो सकता है। तो पहला तो होता है संसाधन केंद्रों की स्थापना, रिसोर्सेज सेंटर्स, ऐसे सेंटर्स स्थापित होने चाहिए जहाँ पर इनसे रिलेटेड रिसोर्सेज मिल सके। जैसे यदि कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उनके लिए स्टिक्स रिसोर्सेज होने चाहिए, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर ऐसा नहीं जो ऑडियो से वो सुन सके, बोल सकें। और हाँ, उनकी ब्रेल लिपि की किताबें अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो होने चाहिए, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। फिर व्यवहार और सहायता, हमें उनके साथ जो व्यवहार वो सकारात्मक रखना है और ज़रूरत पड़ने पर सहायता भी करनी चाहिए। सकारात्मक मोटिवेशन हमेशा करनी है, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है। फिर आता है परिवेश, बालक की रुचि और आवश्यकता अनुसार हो। उचित संप्रेषण, यानी उनसे कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, वरना क्या हो जाता है कि वो अकेलेपन के भी शिकार हो जाते हैं। फिर आता है उचित अवसर, वही पार्टिसिपेशन का मौका जो है सबको मिलना चाहिए। सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उचित ट्रेनिंग भी हम दे सकते हैं उनको। आवश्यकता पड़ने पर
किसी भी चीज़ अगर नीड होती है तो फिर हम वहाँ पर उसको अवेलेबल करा सकते हैं। फिर आता है प्रमुख धारा में लाने का प्रयास। जितनी भी कोशिशें हमें उन्हें करनी चाहिए ताकि वो मुख्य धारा में आ सकें और सभी के साथ एक साथ आगे बढ़ सकें, उनको सारे अवसर समान मिलने चाहिए, कोई उनके साथ द्वेष, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इन सब तरीक़ों से क्या होगा, एक इंक्लूसिव एजुकेशन हम सभी बच्चों को दे पाएंगे और देश जो है वो विकास की ओर अग्रसर हो पाएगा। तो यही था यूनिट। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ में आया होगा। इसके साथ ही आपका ये वाला जो टॉपिक है और सिलेबस जो है साइकोलॉजी का यहाँ पर सेकेंड ईयर का ख़त्म होता है। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का यूनिट 3 करेंगे। हिंदी में इस विषय को हम कहते हैं शिक्षा के मनोवैज्ञानिक स्वरूप। तो ये जो सिलेबस में आपके लगा हुआ सब्जेक्ट है साइकोलॉजी से रिलेटेड है और साइकोलॉजी में भी ये बच्चों के यानी बाल मनोविज्ञान से ज़्यादा ही रिलेटेड है। तो आज की जो यूनिट है आपकी यूनिट 3, इसमें बात की जाएगी लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम की। तो पूरा यूनिट जो है वो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज लर्निंग की ओर झुका हुआ है। तो जब आप ये पढ़ेंगे इसके अंदर तो सारी बातें क्लियर होंगी लैंग्वेज से रिलेटेड कि किस तरीके से बच्चा जो है वो लैंग्वेज को सीखता है या फिर ग्रहित करता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इकाई का नाम मैं बता चुकी हूँ जो कि है भाषा अधिगम। अब देखिए क्या होता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम प्रक्रिया। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम ये दोनों कैसी प्रक्रियाएं हैं या फिर प्रोसेस हैं। तो शुरुआती गृह प्रशिक्षण की भूमिका, शुरुआत में जो घर पर ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, वो भाषा अधिगम संबंधी तत्परता या पूर्व तैयारी, भाषा को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक व सामाजिक कारक, ये सारे क्या होते हैं यहाँ पर भाषा लर्निंग में आपको सहायक सिद्ध करते हैं। अब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के अंदर थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो समझ लीजिए ये, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कई बार हम यही नहीं समझ पाते कि भाषा अधिगम क्या है और भाषा अर्जन क्या है। ठीक है, तो जो भाषा अर्जन है वो है समृद्ध भाषिक परिवेश में स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे कि मातृभाषा। जी हाँ, जब बच्चा किसी घर में पैदा होता है तो उस घर में जो उसकी मातृभाषा बोली जा रही है वो उसे कुछ सीखता नहीं है, ना उसे घर में सिखाया जाता है कि ये नियम है, ऐसे ऐसे आपको करना है, सेंटेंस बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं होती, बल्कि वो समृद्ध परिवेश में ही उसे सीख जाता है। जैसा कि मातृभाषा के साथ होता है, बच्चा ईजिली सीख जाता है। लेकिन भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग की जब बात की जाए तो इसके लिए नियमबद्ध सुसंगठित भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाता है, जैसे कि द्वितीय भाषा। बिल्कुल, अब जो दूसरा लैंग्वेज आ जाता है बच्चे की लाइफ में वो उसे सीखता है। अब वो उसे स्कूल में सीखे या किसी भी संस्था में, वहाँ पे उसके लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे टीचर क्लास में आके इंग्लिश बोले, बाकी के बच्चे डिस्कशन करे, तो वो वहाँ पर सीखता है, इन्वायरमेंट बनाया जाता है वहाँ पे। तो ये दोनों डिफरेंस जो है आप याद रखेंगे भाषा अधिगम में और भाषा अर्जन में। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी पता है आपको, भाषा अर्जन के लिए मातृभाषा और अधिगम के लिए कोई भी द्वितीय भाषा या कोई फॉरेन लैंग्वेज जो हम बाद में सीखते हैं। अब देखिए शुरुआती गृह प्रशिक्षण की भूमिका कि स्टार्टिंग में घर पे जो ट्रेनिंग दी जाती है भाषा को लेकर उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या रोल है। इससे क्या होता है कि सामाजिक वातावरण की ये पहली कड़ी होती है। समाज से जो बच्चा जुड़ता है और घर से ही शुरुआत होती है उसकी जुड़ने की, जैसे कि घर परिवार। अल्बर्ट बंडूरा नाम के हमारे एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो पहले व्यवहार का अवलोकन करता है यानी ऑब्जर्व करता है, फिर अनुसरण करता है यानी उसकी नकल करता है, और फिर पुनरावृत्ति व अभ्यास। अगर इसमें कोई त्रुटि आती है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करके वो ठीक करता है। तो भाषा का भी जो विकास है वो बच्चे में इसी तरीके से होते हैं, ऐसा अल्बर्ट बंडूरा जो है वो कहते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि शुरुआती गृह प्रशिक्षण की भूमिका बताइए या लिखिए, तो आप यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा का नाम जरूर लिखेंगे और ये जो 3 इन्होंने स्टेजेस बताए हैं ये भी ज़रूर मेंशन करेंगे। इसके अलावा भाषा क्षमता की नींव जो होती है वो शुरुआती में घर पर ही रखी जाती है, घर के प्रशिक्षण से। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। अगर परिवार में ठीक ठाक भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है तो फिर उस बहुत ही संभावना है कि बच्चा भी
फिर नकारात्मक ही भाषा का प्रयोग करेगा। यदि ध्यान दिया जाए तो बेहतर भाषा अधिगम का ये समय होता है, जो स्टार्टिंग का टाइम होता है बच्चों का 3-4 साल तक जो बच्चे घर में होते हैं, तो वो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है लैंग्वेज लर्निंग का। अब देखिए आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है भाषा अधिगम संबंधी तत्परता या पूर्व तैयारी, लॉ ऑफ रेडीनेस। यानी कि जो बच्चा है उसको पहले से रेडी किया जाए, पूर्व तैयारी किया जाए भाषा को सिखाने से पहले। तो क्या क्या हो सकती हैं पूर्व तैयारियां, और ये पूर्व तैयारियां कहाँ होंगी? वही प्राइमरी स्टेजेस, घर पर होंगी। पहला क्या है? ध्वनियां व आवाज करने व सुनने की क्षमता, जिसे कि नैसर्गिक पूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले से ही बच्चे के अंदर इनबिल्ट होती है। यदि बच्चा ध्वनियों को सुनता है, आवाज कर सकता है, तो फिर ये उसकी तैयारी हो गई है कि वो अब वो भाषा को सीखे। हाव भाव और चेष्टाओं की परिपक्वता की आवश्यकता, बच्चा हाव भाव को समझे, जो एक्सप्रेशन होते हैं, फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाए कि सामने वाला किस भाषा का प्रयोग करने वाला है। भाषा का अर्जन, अनुकरण यानी इमिटेशन, नकल करना, दोहराना, जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको। मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं की भूमिका इसमें बहुत होती है। इसके अलावा ये पॉइंट जो है आपके लिए इनफ होंगे अगर यहाँ पर बताया जाए कि क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है भाषा को प्रभावित करने वाले सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक, यानी कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो लैंग्वेज लर्निंग या फिर लैंग्वेज को इफेक्ट करते हैं। सामाजिक कारक आपको अलग से बताने हैं और साइकोलॉजिकल अलग से। तो सामाजिक साइकोलॉजी हम अलग कर लेते हैं। जो सामाजिक कारक होंगे उसमें आएगा आपका आयु, सामाजिक वर्ग, किस वर्ग से आप रिलेट कर रहे हैं, इस पर भी भाषा का अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक पहचान, परिवार, विद्यालय और वातावरण, यानी समाज से रिलेटेड जितने भी कारक हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आता है मनोवैज्ञानिक कारण, जिसमें आप बच्चे से रिलेटेड, उसके मनोविज्ञान से रिलेटेड जो फैक्टर है उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसे कि बुद्धि, उसकी रुचि किस चीज़ में है, अभिवृत्ति, प्रेरणा और ध्यान, वो किस तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है बच्चे के लैंग्वेज लर्निंग पे। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक भाषा विकास, यानी कि अब हम कर रहे हैं लैंग्वेज का डेवलपमेंट। तो किस तरीके से होता है लैंग्वेज का डेवलपमेंट, पहले देख लेते हैं कि भाषा का विकास है क्या, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, और भाषा के विकास के चरण क्या होंगे, फिर हम वो पढ़ेंगे। विचार और भाषा में क्या संबंध है ये पढ़ेंगे। फिर अहम केंद्रित और आंतरिक बातचीत, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, सीटेट की दृष्टि से भी है और डीएलएड के लिए तो है ही है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम भाषा विकास का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। भाषा विकास है क्या? सीधी सी बात तो समझ में आती है कि भाषा का विकास करना, किसी क्रम में या जिस भी क्रम में बच्चा भाषा का विकास करता है उसी की बात हो रही है। तो भाषा विकास क्या है? बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। बालक को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिवार से होता है, बिल्कुल ठीक। तत्पश्चात विद्यालय एवं समाज के संपर्क में उनका भाषाई ज्ञान समृद्ध होता है। तो सीधी सी बात, बिल्कुल ही नॉर्मल बात लिखी हुई है कॉन्सेप्ट में कि जो भाषा वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फिर कैसे कैसे उसका विकास आगे होता है। अब देखेंगे हम भाषा विकास के चरण क्या होते हैं। चरण यानी स्टेप वाइज बच्चा कैसे लैंग्वेज को लर्न करता है। तो सबसे पहले जो आएगा वास्तविक भाषा विकास के पहले की अवस्था। वास्तविक भाषा जो है उसको, उसकी पहली जो अवस्था है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जन्मोपरांत, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है, उसको रोना और चिल्लाना, उसके लिए वही भाषा है। उसी से समझना पड़ता है पेरेंट्स को कि बच्चा खुश है या दुखी है। जम्हाई लेना, बच्चा जम्हाई लेता है ऑटोमेटिकली। घुरघुराना, इसकी स्वाभाविक ध्वनियाँ होती हैं ये। उसके बाद बड़बड़ाना, बैबलिंग, स्वर उच्चारण, जैसे बच्चा सबसे पहले स्वरों को ही उच्चारित करता है, आ, ई, उ, इस टाइप के, जिसमें 5-8 महीने का बच्चा हो चुका होता है। उसके बाद हाव भाव और इशारे यानी गेस्चर देना वो बच्चा चालू कर देता है। जैसे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है, किसी अपरिचित या फिर किसी डरावनी चीज़ को देखकर वो डर जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होंगी। ये तो थी विकास की पहली अवस्था। अब आगे देखते हैं हम वास्तविक भाषा विकास की अवस्था। अब जो रियल में जो अवस्था स्टार्ट होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक शब्द विकास जो होता है, वन वर्ड डेवलपमेंट, वो 12 से 18 महीने। ये आपको याद करना पड़ेगा बिल्कुल क्रम से, क्योंकि इसको लिखना भी इसी तरीके से, क्वेश्चन इस पर ज़रूर आएगा, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट ही ये पूरा यूनिट है।
2 शब्द विकास हो जाएंगे, 2 वर्ड डेवलपमेंट, या फिर साथ में छोटे साधारण वाक्य 18 से 24 महीने के बीच में। अब कैसे हो सकते हैं 2 वर्ड, जैसे इधर आ, पानी दो, खाना दो, इस टाइप से 2 वर्ड वो यूज करके छोटा सा सेंटेंस बोल पाएगा। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक भाषा प्रयोग, 12 वर्ष तक हो जाता है। मूर्त यानी किसी भी चीज़ को देखना, जो चीज़ मूर्त है, रखी हुई है, दिखाई देती है, उसको भाषा देना जो है बच्चा सीख जाता है। फिर आता है काल्पनिक, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण, स्वपाठन, अतिरिक्त पाठन। ये आता है बच्चे की किशोरावस्था तक, जिसमें कल्पनाएं भी बच्चा करता है, उसको भी भाषा दे पाता है, नाम दे पाता है, शुद्ध व्याकरण कर पाता है, स्वपाठन यानी खुद से अध्ययन करना, खुद से रीडिंग करना। लास्ट में आता है जटिल वाक्यांश, यानी जटिल से जटिल शब्दों को समझ पाना। किसी प्रोफेशनल अगर लिंग्विस्टिक इंसान से आप मिलें तो उसमें ये पाया जाएगा। साहित्य में रुचि जो रखते हैं, साहित्यकार जो होते हैं, उनकी भाषा अगर आप देखें, जो किताबें कहानियाँ लिखते हैं, उनकी अधिक विकसित भाषा होती है, और ये किशोरावस्था के उपरांत की हम मान सकते हैं। कुछ लोगों में किशोरावस्था के दौरान भी ये चीज़ें आ सकती हैं। तो ये हमारे स्टेजेस थे। आगे देखते हैं हम विचार व भाषा में संबंध। तो विचार क्या होता है और भाषा क्या होती है, इन दोनों में संबंध क्या है, ये विवाद का विषय है, डिबेटिकल इशू है। ठीक है, क्या डिबेट है वो हम देख लेते हैं। पहला जो डिबेट है, पहले जो मत है वो ये है कि पहले विचारों की उत्पत्ति होती है, कि पहले हम सोचते हैं, माइंड के अंदर कोई विचार आता है और इसकी अभिव्यक्ति के लिए हम भाषा को साधन बनाकर यूज़ करते हैं। और इसके समर्थक कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ऐसा कहते हैं। तो ये आपका पहला डिबेट हो गया। सेकेंड डिबेट है भाषा पहले अस्तित्व में आती है, कि पहले हम लैंग्वेज सीख लेते हैं, दिमाग में काम करना अभी चालू नहीं किया, कोई विचार माइंड में नहीं आया किसी चीज़ को देखकर, पहले हमने लैंग्वेज सीखी है घर में, और फिर इसी की मदद से किसी भी प्रकार की सोच विकसित होती है, और जब हम भाषा सीख जाते हैं तभी कोई विचार हमारे माइंड में आता है। इसके जो समर्थक है हमारे लेव वाइगोत्स्की हैं। ये दोनों ही नाम आपने सुने होंगे, तो बस ये डिबेट आप याद कर लें, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करें। अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको ज़रूर लिख के आएँ। हाँ, अब लास्ट में जब आपको कंक्लूजन लिखना होगा तो एक लाइन है यहाँ पर कि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और आवश्यक हैं। मिला जुला आंसर जो है आप कंक्लूजन में लिख के आएंगे। ना तो आपको लेव वाइगोत्स्की को ही सपोर्ट करना है और ना ही जीन पियाजे को ही छोड़ना है, तो दोनों ही चीज़ें आपको लेके चलनी हैं। अब जो अगला टॉपिक है हमारा अहम केंद्रित एवं आंतरिक बातचीत, तो इसको भी ध्यान से समझे, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, समझ ही नहीं आता कि क्या चीज़ है ये। देख लीजिए क्या होता है। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, जीन पियाजे ने एक किताब लिखी थी, ये नाम है उस किताब का, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या है कि बच्चे किसी कार्य के दौरान स्वयं से जोर जोर से बातें करते हैं। ये होता है ईगोसेंट्रिक यानी अहम केंद्रित। कोई भी काम करते हुए खुद से ही जोर जोर से बातें करना, यही मानसिक विकास के साथ साथ आंतरिक बातचीत बनता जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है फिर वो अपने आप ही अंदर खुद से बातें करने लगता है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो खुद से ही बातें करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसमें कोई भी सामाजिक अंतःक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं कि इसमें समाज का कोई रोल नहीं है, बस इस तरीके से ये स्टेज काम करता है। वहीं अगर हम बात करें लेव वाइगोत्स्की की, तो इनकी जो किताब है थॉट एंड लैंग्वेज, इन्होंने भी एक किताब लिखी थॉट एंड लैंग्वेज, और कहा कि सबसे पहले जो है सामाजिक बातचीत होती है, समाज में बच्चा आता है, फिर अहम केंद्रित बातचीत, वो जोर जोर से खुद से बातें करता है, और फिर लास्ट में आता है आंतरिक बातचीत, जब वो बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स को भी स्वयं ही सोच और समझ और खुद से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, पियाजे की भी और लेव वाइगोत्स्की की भी, और फिर अहम केंद्रित और अहम केंद्रित बातचीत और आंतरिक बातचीत जो है उसका स्टेज क्या है। बस यहाँ पर जो डिफरेंस है, वहाँ पर जो जीन पियाजे हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया को बिल्कुल रोल नहीं देते, और जो पियाजे हैं और जो लेव वाइगोत्स्की है वो देते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस सामाजिक बातचीत को। बस इन्हीं 2 चीज़ों को ऐड करनी है, बाकी दोनों चीज़ें तो सेम ही हैं कि पहले अहम केंद्रित बच्चा जोर जोर से बातें करता है और फिर आंतरिक बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूट कर लेता है। तो ये दोनों चीज़ें तो सेम ही हैं दोनों में। अब जो अगला टॉपिक है वो है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ, यानी कि क्या इम्प्लीकेशन है वो तो सीधी सी बात है, जो यहाँ पर इसके कारक होंगे।
फिर वही इम्प्लीकेशन होगी कि किस तरीके से हम शिक्षा में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से कारक हैं भाई जो लैंग्वेज और इफेक्ट करते हैं। इससे पहले हमने सामाजिक कारक और साइकोलॉजिकल कारक जो है वो पढ़ चुके हैं, हम अभी पहले ही आया था टॉपिक में। फिर भी अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य हो सकता है जो इफेक्ट करेगा। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन आपसे स्पेशली सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक पूछे फिर तो आप जो है डिफरेंट लिखेंगे, दोनों को कैटेगराइज करके। लेकिन अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए तो फिर आप इस तरीके के पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, बुद्धि व मानसिक विकास, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें इफेक्ट करती है बच्चे के लैंग्वेज लर्निंग पे। सामाजिक विकास हो गया, संवेदनात्मक विकास, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्तर, मित्र मंडली और रिश्तेदार कैसे हैं जिनके बीच वो रह रहा है, वो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, समाज और उसका समुदाय, विद्यालय शिक्षा व वातावरण, अधिगम स्तर तथा अधिगम में सहायक तत्व। तो ये सारी ही चीज़ें कुल मिलाकर इफेक्ट करती हैं लैंग्वेज को। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक जीवन तथा कक्षा कक्ष में भाषा के कार्य। क्या कार्य है भाई भाषा के वास्तविक जीवन यानी रियल लाइफ में, और कक्षा कक्ष यानी कि स्कूल में। यही पॉइंट आपके शिक्षा के निहितार्थ भी हो सकते हैं जो ऊपर आया हुआ था टॉपिक में, इम्प्लीकेशंस क्या होगी। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासरूम में भी है और रियल लाइफ में भी है। यहाँ पर मिक्स करके पॉइंट्स दिए हुए हैं। चाहे रियल लाइफ आए आप यही पॉइंट लिख दीजिएगा, चाहे कक्षा आप यही पॉइंट लिखेंगे, दोनों ही सिमिलर हैं। सबसे पहला कम्युनिकेशन, संप्रेषण, जो कि भाषा के बिना हो ही नहीं सकता। किसी भी तरह की भाषा जो है ज़रूरी है कम्युनिकेट करने के लिए, और ये क्लासरूम में भी ज़रूरी है और रियल लाइफ में भी ज़रूरी है। इसको एक्सप्लेन करके आप लिखेंगे। सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा अगर लैंग्वेज आएगी बच्चे को अच्छे से। ज्ञानार्जन में सहायक, अगर ज्ञान अर्जित करना चाहता है बच्चा, अगर भाषा ही नहीं आती होगी तो फिर वो किसी भी भाषा का ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएगा। आत्माभिव्यक्ति, अगर आपको भाषा नहीं आती तो आप अपने विचार जो है वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, आपको समझेंगे नहीं लोग। संस्कृति, इतिहास को समझने में सहायक, आपकी जो संस्कृति रही है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर भाषा में और आपको वो भाषा ही नहीं आती तो फिर आप उन समझने में असमर्थ होंगे। वातावरण के साथ आप समायोजन कर पाएंगे, और समस्या समाधान का व्यवहार, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने में, और अनुशासन अनुपालन में, शिक्षण अधिगम में सहायक होते हैं। अन्य साहित्य और ज्ञान से परिचय, अगर आप और भी ज्ञान और साहित्य पढ़ना चाहते हैं और आप एक नया लैंग्वेज सीखते हैं तो आपके लिए फिर दरवाजे खुल जाते हैं नए अनुभवों और नए साहित्य को पढ़ने का। इसके बाद टॉपिक आता है भाषा का अधिगम एवं भाषा के द्वारा अधिगम। ये दो चीज़ें हैं, देखिए ये भी कंफ्यूज करता है बच्चों को, लेकिन अगर आप यहाँ समझ लेंगे ना फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो देख लीजिए इसको, भाषा का अधिगम और भाषा के द्वारा अधिगम। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाषा का अधिगम, यानी जो भी भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, कोई भी भाषा है उसका अधिगम करना है या अध्ययन करना है। तो किसी भी भाषा विशेष का अधिगम व अध्ययन, जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, मान लीजिए आप संस्कृत अध्ययन कर रहे हैं तो आप उस भाषा की ग्रामर है ना, वो कैसे नियम, उसके रूल्स, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो टेंस, फिर उसमें जितने भी ग्रामर सेक्शन होते हैं वो सब पढ़ते हैं, तो आप ये भाषा का अधिगम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकंड टॉपिक है भाषा के द्वारा अधिगम, अब जो भाषा है वो मीडियम बन जाएगी और उस भाषा का अधिगम नहीं, उस भाषा के, वो भाषा तो आपको आती है, उस भाषा के द्वारा आप जो चीज़ें सीखेंगे वो यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक भाषा विशेष को पाठ्यक्रम के अन्य विषयों जैसे इतिहास, गणित आदि के अधिगम के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग करना। जैसे आपको इंग्लिश आती है बहुत अच्छे से तो आप इंग्लिश मीडियम से ही इंग्लिश मैथ भी पढ़ सकते हैं, एसएसटी, हिस्ट्री वगैरह वगैरह सब्जेक्ट जो है वो पढ़ लेंगे। यहाँ पर भाषा जो है आपके लिए मीडियम का काम करेगी। तो ये था आपका यूनिट 3 साइकोलॉजी का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, इसके बाद के यूनिट भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का इकाई 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्गदर्शन और परामर्श, इंग्लिश में गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये पूरा यूनिट जो है गाइडेंस और काउंसलिंग के ऊपर ही बेस्ड है। तो शुरू करते हैं इसको। पहला जो टॉपिक है वो है मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस। इसकी अवधारणा क्या होती है और प्राथमिक स्तर पर इसकी क्या आवश्यकता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले मार्गदर्शन होता क्या है, गाइडेंस होती क्या है, ये हम यहाँ पर समझेंगे। मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को सहायता या परामर्श प्रदान करने की प्रक्रिया है।
मार्गदर्शन प्रदान करना प्रत्येक व्यक्ति का काम नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है गाइडेंस नहीं दे सकता। यह कुशल व परिपक्व व्यक्ति का काम है, जो इस काम में माहिर हो, जिसके पास अनुभव हो, वही ये काम कर सकता है। इसके बाद आती है बात कि मार्गदर्शन व्यक्ति में आत्मनिर्देशन की योग्यता को विकसित करता है। वह उसे अपनी समस्याओं के समाधान करने और अपने जीवन के बोझ को उठाने के लिए स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। तो इस तरीके से जब भी कभी कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है तो गाइडेंस की मदद से वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है। मार्गदर्शन किसी भी आयु के व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो या बड़ा वयस्क हो या कोई वृद्ध ही क्यों ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइफ के हर स्टेज में आती है, तो गाइडेंस की आवश्यकता किसी को भी पड़ सकती है। अब यहाँ पर हम एक बार डेफिनेशन देख लेंगे जिससे और भी क्लियर हो जाएगा गाइडेंस। जोन्स की डेफिनेशन है यहाँ पे कि मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने, समायोजन करने और अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता होती है। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि गाइडेंस क्या होती है। अब है कि प्राथमिक स्तर पर गाइडेंस या इसकी आवश्यकता क्यों है मार्गदर्शन की प्राइमरी लेवल पर। तो पहला क्या है कि अधिगम व शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, व्यवहार संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए, बच्चों में जो व्यवहार की कमियां आ जाती हैं या व्यवहार में गलत चीज़ें जाती हैं उसके लिए मार्गदर्शन जरूरी होता है। अपने आप से तथा वातावरण से समायोजन करने के लिए मार्गदर्शन कई बार देना पड़ता है प्राइमरी लेवल पर। वैयक्तिक एवं सामूहिक समस्याओं के समाधान हेतु विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी गाइडेंस दिया जाता है। अब है गाइडेंस के क्षेत्र यानी कि एरियाज क्या क्या है गाइडेंस का, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है शैक्षिक मार्गदर्शन। शैक्षिक यानी एजुकेशनल गाइडेंस की बात करेंगे हम सबसे पहले। क्या होता है एजुकेशनल गाइडेंस? विद्यार्थी को स्कूल पाठ्यक्रम, कोर्स आदि चुनने तथा स्कूली जीवन में समायोजित होने में दी जाने वाली सहायता शिक्षा संबंधी मार्गदर्शन कहलाती है। ये भी जोन्स की डेफिनेशन है, जिससे क्लियर हो गया कि शैक्षिक मार्गदर्शन वो होगा जिसमें पढ़ाई से रिलेटेड बच्चे को हम गाइडेंस देते हैं। कई बार बच्चा जो होता है अपने एजुकेशनल लाइफ में कन्फ्यूज होता है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो फिर यहाँ पर दिया जाएगा। इसकी ज़रूरत क्यों होती है? ताकि वो शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध रोकने हेतु, क्योंकि एजुकेशनल गाइडेंस से क्या होता है काफ़ी मदद मिलती है बच्चों को, और एजुकेशनल जितना भी अपव्यय होता है या रुकावटें होती हैं वो कम हो जाती हैं। शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा संबंधी ठीक चुनाव करने के लिए कि बच्चा क्या सब्जेक्ट ले, किस में आगे बढ़े, उसका टैलेंट कई बार उसको खुद नहीं पता होता, जो गाइडेंस के बाद समझ में आता है। उचित शैक्षणिक समायोजन यानी कि कोऑपरेशन करने में भी उसको सहायता मिलती है। अब आई बात कि ये जो गाइडेंस है ये दी कैसे जाए, कैसे प्रदान की जाए। तो कोई भी गाइडेंस हो तीन स्टेजेस होते हैं उसको देने के लिए। पहला, सूचना या प्रदत्त एकत्रित करना यानी कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा। किसी भी बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या कन्फ्यूज़न है, किसके रिगार्डिंग गाइडेंस देना है, पहले हमें वो डाटा लेना होगा। कि मान लीजिए किसी बच्चे को बताना है कि वो साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स, तो सबसे पहले हम डाटा एनालाइज करेंगे कि उसके पहले मार्क्स कैसे हैं, वो पढ़ने में कैसा है, किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम पहले कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के आधार पर मार्गदर्शन देंगे, हम गाइडेंस दे देंगे। उसके बाद अनुसरणात्मक कार्यक्रम। अब गाइडेंस देने के बाद छोड़ नहीं देना, फॉलो अप प्रोग्राम। हमें बार बार ये पता भी करते रहना है कि जो प्रोग्रामिंग हमने की है वो ठीक से फॉलो हो रही है और वो ठीक है या नहीं। तो ये तीनों स्टेजेस होते हैं किसी भी तरह की गाइडेंस देने के लिए। तो आगे भी जिस टाइप की गाइडेंस आएगी उसमें भी जो स्टेजेस होंगे वो सेम ही होंगे। तो जो नेक्स्ट गाइडेंस है वो है वोकेशनल गाइडेंस यानी व्यावसायिक मार्गदर्शन। ये क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय चुनने, उसके लिए तैयार करने, उसमें प्रवेश करने और प्रगति करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया व्यावसायिक मार्गदर्शन होती है, यानी वोकेशनल लाइफ से रिलेटेड है ये। अब ये जो डेफिनेशन मैंने दी है ये नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन, यूएसए, ये अमेरिका वाला नहीं है, ये मतलब ये इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वहाँ पर ये कोई एसोसिएशन है नेशनल, तो इन्होंने ही इस गाइडेंस की परिभाषा भी दी है और ये गाइडेंस भी देते हैं। ये जो एसोसिएशन है वहाँ पर ये गाइडेंस का ही काम करते हैं यूएसए में, अदर स्कूल्स में, या फिर बच्चों को जो ट्रेनिंग पर होते हैं या जिनमें कुछ खास टैलेंट होता है तो उसको पहचानने में, निखारने में।
तो इसकी आवश्यकता क्या है? जैसे अभी एजुकेशनल वाले की आवश्यकता थी, इसकी भी आवश्यकता है। क्या है? पहला, तमाम व्यवसायों की जानकारी, ताकि बच्चे को पता हो कि हाँ भाई ये व्यवसाय उपलब्ध हैं। उसके बाद उपस्थित रोजगारों की जानकारी कि क्या क्या उपलब्ध हैं, उपस्थित रोजगार आज के समय में कौन कौन से हैं। अपनी क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने में, उचित निर्णय और सहायता लेने में, तैयारी में सहायता भी गाइडेंस जो है वो करता है। नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत तथा सामाजिक मार्गदर्शन। तो इस प्रकार का जो मार्गदर्शन है ये सहायता है जो व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित और व्यवहार के विकास में बेहतर समायोजन के लिए प्रदान की जाती है। ये क्रो की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अब दोनों को देख लेते हैं कि व्यक्ति जो मार्गदर्शन की टेक्निक्स और सामूहिक मार्गदर्शन की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, किस तरीके से हम व्यक्तिगत मार्गदर्शन देंगे और किस तरीके से सामाजिक या फिर सामूहिक। तो व्यक्तिगत के लिए हम क्या करेंगे? व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, इंडिविजुअली मिलेंगे जिसको गाइडेंस देनी है। फिर सूचना सेवा, या तो हम उससे सूचना लेंगे। फिर प्रश्न पिटारी टेक्निक, हम यहाँ पर क्वेश्चनर भी तैयार कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति तकनीक यूज कर सकते हैं। निरीक्षण या फिर प्रगति मूल्यांकन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये तो हो रही इंडिविजुअल गाइडेंस की बात। लेकिन अगर एक ग्रुप को गाइडेंस करना हो तो सबसे पहले यथास्थिति से परिचित कराना कि स्थिति क्या है, किस बिहाफ पे हमें गाइडेंस देना है, किस चीज़ के रिगार्डिंग देना है, ये चीज़ पता करना। फिर व्याख्यान देना, हम लेक्चर दे सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे किसी सेमिनार में करते हैं। उसके बाद समूह चर्चा का आयोजन हो सकता है, पैनल चर्चा का आयोजन, क्योंकि इससे एक बार में कई लोगों को, पूरे समूह को इवन गाइडेंस दिया जा सकता है। अभिनय तकनीक, कई बार ना अभिनय, एक्टिंग वगैरह से भी गाइडेंस कई टाइप की ज़्यादा लोगों को एक साथ दी जा सकती है। जैसे कोई नाटक कर दिया, नुक्कड़ नाटक, किसी भी तरह का प्रदर्शन जो है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा परामर्श। परामर्श यानी इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है काउंसलिंग। इसका अर्थ क्या है, मार्गदर्शन क्या है और परामर्श में अंतर क्या है। अभी तक तो हमें लगता था कि काउंसलिंग और गाइडेंस दोनों ही सेम चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ हद तक सेम भी है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो जान लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर है तो क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। अब परामर्श जो है वो अंग्रेजी शब्द काउंसलिंग से बना है, जिसका अर्थ होता है राय, सलाह या सुझाव देना। व्यवहारिक प्रक्रिया जिससे कम से कम दो व्यक्ति, अभी ये जो काउंसलिंग है ना, यहाँ पर कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, एक परामर्श लेने वाला और एक परामर्श देने वाला। बीच में मधुर संबंध होना चाहिए दोनों के बीच में, जिनकी आपसी दूर विश्वास, समझ और एक दूसरे के प्रति वचनबद्धता एवं निष्ठा से बंधी हो। क्योंकि हम जिससे काउंसलिंग ले रहे हैं, हमारा उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, ताकि हम विश्वास कर सके कि वो हमें सही काउंसलिंग दे रहा है, और वो उसको भी विश्वास होना चाहिए और वो सही हमें काउंसलिंग दे सके। आगे क्या होता है भाई काउंसलिंग में, इसमें प्रत्यक्ष संपर्क होता है, प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट हम उस संपर्क में, हमें गाइडेंस में तो नहीं पता, हम किसी से भी ले सकते हैं, किसी नाटक से, किसी भी चीज़ से, लेकिन यहाँ पर सीधा संपर्क होता है काउंसलिंग में। सहायता जिससे स्वयं ही अपनी समस्या का हल कर सके, ये ऐसी सहायता है कि काउंसलिंग मिल जाती है, उसके बाद हम खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। रोजर्स ने यहाँ पर डेफिनेशन दी है काउंसलिंग की कि परामर्श किसी व्यक्ति के साथ लगातार प्रत्यक्ष संपर्क की वह कड़ी है, मतलब डायरेक्ट हम जुड़े रहते हैं, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी अभिवृत्तियों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करता है। अब आते हैं आगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है मार्गदर्शन और परामर्श में अंतर। आप ये देख लें कि जो परामर्श है वो काउंसलिंग है, इंग्लिश का वर्ड, और मार्गदर्शन गाइडेंस। तो परामर्श, इसमें बहुत ही लिटिल डिफरेंस है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। परामर्श क्या होता है, व्यक्ति स्तर पर ही संपन्न हो सकता है। जो काउंसलिंग हम किसी व्यक्ति को देकर छोड़ सकते हैं, लेकिन जो मार्गदर्शन वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद परामर्श जो है वो दोनों का आमने सामने होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर खास जरूरी नहीं है। परामर्श में क्या होता है, अधिक कुशल और निष्ठावान होना चाहिए जो परामर्श देने वाला है, लेकिन अगर मार्गदर्शन की बात करें तो इसकी तुलना में थोड़ा कम कुशल निष्ठावान चल जाएगा, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद परामर्श में जो गोपनीयता होती है, जबकि मार्गदर्शन में इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब जब आपने डिफरेंसेस तो पढ़ लिए, लेकिन जब आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे इस आंसर में, निष्कर्ष, तो आप किसी भी तरफ झुककर नहीं लिखेंगे, आपको दोनों को ही विस्तृत अर्थों में समान जो है एक स्थिति में लाकर रखना है कि दोनों ही ज़रूरी होती हैं,
मतलब विस्तृत रूप से देखें तो इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही जो होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्यूट करने में यहाँ पर सहायता प्रदान करती है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड करेंगे अपना आंसर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परामर्श तकनीक यानी काउंसलिंग की टेक्निक्स, कौन कौन सी, निर्देशनात्मक, अनिर्देशनात्मक और समन्वित। तो सबसे पहले हम निर्देशात्मक कर लेते हैं, सॉरी मैंने निर्देशनात्मक लिख दिया यहाँ पे, ये निर्देशात्मक है यानी डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है ये परामर्शदाता केंद्रित होती है, यानी जो परामर्श देने वाला है काउंसलर है उसके ऊपर सेंटर्ड होता है ये। इसमें परामर्श लेने वाले की इच्छा अनिच्छा, रुचि अरुचि तथा शक्ति योग्यता आदि का ध्यान रखकर परामर्श संबंधी योजनाएं तैयार नहीं की जाती। मतलब यहाँ पर काउंसलिंग जिसको मिल रही है उसको सेंटर में नहीं रखा जा रहा, बल्कि जो परामर्श दे रहा है वो सेंटर में है, उसकी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। उसके बाद परामर्शदाता को इस प्रकार के परामर्श देने में बहुत ही अधिक सक्रिय और सजग रहना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि परामर्शदाता ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है ना, तो उसको ज़्यादा सक्रिय रहना पड़ता है। परामर्शदाता को इस तरह का अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त रहता है कि वह परामर्श लेने वालों की समस्या की तह तक आसानी से पहुंचे। मतलब बिल्कुल A1 हमें चाहिए यहाँ पर काउंसलर, क्योंकि ये डायरेक्टिव हमारी काउंसलिंग हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा अनिर्देशात्मक यानी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसमें परामर्शदाता केंद्रित नहीं होता बल्कि ये परामर्श ग्राही केंद्रित होता है। मतलब जिसको लेना है परामर्श वो सेंटर में होता है। परामर्श तभी अच्छे से होगा जब परामर्श लेने वाले की आवश्यकता, रुचियाँ, शक्ति और योग्यताओं को ध्यान में रख दिया जाए। बिल्कुल, जिसको काउंसलिंग दी जा रही है हमें उसकी आवश्यकताएं, रुचि ये सब ध्यान में रखनी चाहिए। ये जो निर्देशात्मक परामर्श है ये इस पर बल देता है। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्श लेने वाले को सक्रिय भूमिका निभाने का पर्याप्त अवसर मिलता है। ऊपर वाले में क्या था, परामर्श देने वाला सक्रिय था, अभी परामर्श लेने वाला सक्रिय हो गया है। नेक्स्ट जो है कि इस प्रकार का परामर्श व्यक्ति के आत्मनिर्भरता, स्वनिर्देशन तथा आत्मचेतना और विकास के उपयुक्त मार्ग पर चलना सिखाता है। तो दोनों तरह के बता दिए मैंने, डायरेक्टिव, इनडायरेक्टिव। अब देखिए आपको कौन सा अच्छा मतलब ज़्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ना ऐसे भी आता है पेपर में कि दोनों को डिफाइन करें और फिर बताएं कि कौन सा परामर्श ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ भी लिखनी पड़ सकती है। नेक्स्ट जो है हमारा समन्वित दृष्टिकोण युक्त परामर्श यानी कि इलेक्ट्रिक काउंसलिंग। इसमें क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार तथा परिस्थिति अनुसार परामर्श दिया जाता है। इस दृष्टि से कभी भी किसी परामर्श प्रणाली या मत पर टिकना ठीक नहीं है। अब ये क्या है, बीच का रास्ता। यहाँ पर जो उचित लगेगा जिस सिचुएशन में हम वो करेंगे। मान लीजिए कि परामर्श लेने वाला उस स्थिति में है ही नहीं कि वो कुछ बोले, तो यहाँ पर जो परामर्श देने वाला है वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ बातें उसको बोलकर फिर बुलवाने की कोशिश करेगा। परामर्शदाता और परामर्शग्राही दोनों को ही यहाँ पर आवश्यकता अनुसार महत्व दिया जाता है, यानी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। मैंने कहा ना बीच का रास्ता भी यहाँ पर मिल गया हमें इलेक्ट्रिक काउंसलिंग में। परामर्शदाता द्वारा अन्य व्यक्तियों से उचित सहयोग प्राप्त करना। यहाँ पर जो काउंसलर है वो अन्य व्यक्तियों को भी प्रयोग कर सकता है काउंसलिंग देने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये बहुत ही लचीली तकनीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है विद्यार्थी अभिलेखों की उचित व्यवस्था। अब विद्यार्थी अभिलेख में दो टाइप के आएंगे आपके, एक आएगा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यानी संचित अभिलेख। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये किसी भी विद्यार्थी के उस संपूर्ण, स्थायी और गोपनीय अभिलेख या शैक्षिक इतिहास से होता है जो उसकी सर्वांगीण अभिवृद्धि तथा विकास का संचित और व्यापक ब्यौरा प्रस्तुत करने में पूरी तरह समर्थ होता है। यानी एक तरह से उसकी पूरी हिस्ट्री जो एजुकेशनल है, जिसमें उसके विद्यार्थी जीवन के शुरू होने से लेकर अंत तक के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। तो ये हो गया उसका संचित। नाम से ही समझ आ रहा है कि संचित है, संभाल कर आ गया है। अब इसको कैसे मेंटेन करके रखा जाए, कार्ड, फाइल, लिफाफा बढ़िया होना चाहिए, उचित प्रारूप का चुनाव करें। कार्ड चाहिए, फाइल चाहिए, लिफाफा किस तरीके से रखना है, लिखाई उसमें एंट्रीज प्रॉपर होनी चाहिए, पूर्ण जानकारी हो, निरीक्षण हो और फिर उचित स्थान पर उसको रखा जाए। तो इस तरीके से इस संचित रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है उपाख्यानात्मक या कथात्मक अभिलेख यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये क्या होता है, इसमें विद्यार्थी विशेष के किसी एक समय तथा स्थान पर अवलोकन की गई व्यवहार क्रियाओं को एक छोटी कहानी या वृत्तांत के रूप में लिखकर प्रस्तुत किया जाए। यानी छोटे से वाक्य को यहाँ पर लिखा जाता है, ना कि पूरी हिस्ट्री उसकी।
अब इसको कैसे हम करेंगे मेंटेन कि ये प्रत्येक कथन में दिनांक लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता ही टाइम के अनुसार है। तो हमें यही ना पता हो किस टाइम पे लिखा गया है तो पता ही नहीं चलेगा, फिर इसका जो है मूल रूप ही नहीं रहेगा। बालक की आयु का ध्यान रखा जाए कि किस आयु में ये जो है लिखा गया और किस समय पर लिखा गया, तभी वो उपयोगी सिद्ध होगा। उसके बाद उद्देश्यों की स्थापना की किस उद्देश्य से जो है ये लिखा गया है, मूल्यांकन में सहायक होगा और साफ लिखाई यहाँ भी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बालकों की व्यवहारात्मक समस्याएं, बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है पहले हम वो जानेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उन प्रॉब्लम के रीज़न क्या है, कारण क्या है और निदान यानी उपचार क्या है, हम कैसे उसको दूर करेंगे। तो सबसे पहले जो व्यवहारात्मक समस्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। समस्यात्मक व्यवहार से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, बालक भी हो सकता है और बड़ा भी, कि उस अति असामान्य व्यवहार से होता है जो अपने तथा दूसरे के लिए पहेली और समस्या बनकर गंभीर कठिनाइयां खड़ी कर देती हैं। जिसमें पहला जो व्यवहार है वो है आक्रामकता यानी अग्रेशन। ये क्या होता है कि परिस्थितियों का मुकाबला करने की बजाय जो इंसान है वो आक्रामक हो जाता है। इसके लक्षण क्या है, छोटों को मारना पीटना, मतलब खुद से जो छोटे हैं, जिद करना, अंदर से परेशान रहना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है आतंकित या प्रताड़ित करना, जिसे इंग्लिश में बुलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे बालक जो अपने से छोटे या कमजोर बालकों को डरा धमकाकर आतंकित करने और अन्य प्रकार से प्रताड़ित करने का काम करते हैं। अब वो शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट करेंगे, शाब्दिक यानी गालियां दे सकते हैं, लिखित या ऑनलाइन भी आजकल प्रताड़ना इस तरीके के बच्चे कर रहे हैं, ये देखने में आ रहा है। अब नेक्स्ट जो तरीका है वो नशीले पदार्थों की लत या व्यसन कहते हैं हम इसको, सब्सटेंस अब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन। वही टीनेज में खासकर जो बच्चे होते हैं एडिक्ट हो जाते हैं, नशीले पदार्थों की लत लग जाती है उनको, फिर वो उनके बिना रह नहीं पाते। एक और प्रॉब्लम है भगोड़ापन कहते हैं जिसको, ट्रुएंसी। और ये क्या होता है कि विद्यालय की कक्षा या कार्यक्रम जितने भी विद्यालय से रिलेटेड है से बिना अनुमति लिए ही बच्चा एब्सेंट रहता है, दूर रहता है, जैसे क्लास बंद करना या स्कूल ही बंद कर देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट देखिए बाल या किशोर अपराध। इस उम्र में क्या कर देते हैं बच्चे की अपराध भी कई तरीके के करने लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं डेलिक्वेंसी। अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमने ऊपर पांचों पढ़ी, ये आपके सिलेबस में है। इनके रीज़न क्या है, तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो सबके सेम ही रीज़न है, और उपाय की बात करेंगे तो फिर इसका उल्टा हम क्या कर देंगे, इस उपाय बना देंगे। तो रीज़न क्या है, वंशानुक्रम हो सकता है, बौद्धिक कारण हो सकता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, वातावरण और मित्र मंडली ऐसी हो जो उनको ऐसा करने के लिए उकसाती हो, पारिवारिक वातावरण अच्छा ना हो, फैमिली में ही लोग गालियाँ यूज़ कर रहे हो तो फिर बच्चा भी सीखता है। और उचित शिक्षण विधि, जब उसको टीचिंग में या फिर पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा तो वो वैसे ही बंद करेगा क्लास। फिर बालक के प्रति व्यवहार, अगर टीचर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा बच्चे के साथ या घर पे अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा तो फिर वो इन पांचों में से किसी भी चीज़ का शिकार हो सकता है। अब बात करें उपाय की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। उचित वातावरण प्रदान करें, रुचिकर शिक्षण विधियाँ हो ताकि बच्चा क्लास में बैठे इंजॉय करे स्टडी को। उचित व्यवहार अपनाना चाहिए टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी और भी जितने उनके आसपास हैं। उचित मार्गदर्शन गाइडेंस मिले, समय पर शिक्षा प्रदान की जाए बच्चे को। परिवार, विद्यालय और शिक्षक की उचित भूमिका यहाँ पर होनी चाहिए। आगे चलिए, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है ये में भी प्राथमिक स्तर पर आवश्यक मार्गदर्शन सेवाओं का आयोजन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनिमम गाइडेंस सर्विस एट एलिमेंट्री लेवल। यानी एलिमेंट्री लेवल पर हम बच्चों को गाइडेंस क्यों दें और कैसे दें। अब क्यों दें ये तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, कैसे देना है, क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला क्या तरीका है कि एक विशेष शिक्षक सत्र में बारी बारी से यह कार्य करें, यानी टीचर को ही हम हायर कर ले इस काम के लिए जो इसमें निपुण हो, और वो एक सत्र के दौरान कई बार बच्चों को गाइडेंस दे। और क्या करें, साथ ही साथ जो क्लास टीचर होते हैं वो भी कक्षा के अंदर भी बच्चों को गाइडेंस देते रहें। फिर विद्यालय में कमरा या स्थान होना चाहिए जहाँ पर मार्गदर्शन हेतु उपयुक्त चीज़ें हों, क्योंकि किसी पर्सनल बच्चे को प्रॉब्लम में तुम क्लास के अंदर उसको गाइडेंस नहीं दे सकते। फिर अच्छा सा रूम, ठीक ठाक वहाँ पे फर्नीचर होना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आए। ऐसी जगह पर ले जाकर बच्चे को ताकि उसको लगे कि उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जा रहा है। फिर विद्यालय की समय सारणी में मार्गदर्शन हेतु भी स्थान होना चाहिए। जो टाइम टेबल है वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनुशासन से कड़ाई से पालन किया जाए, उसमें गाइडेंस के लिए भी जगह होनी चाहिए। फिर कक्षा में प्रत्येक बच्चे पर ध्यान,
किसी भी बच्चे व्यवहार जो अगर हमें क्लास में लगे कि कोई भी बच्चा जो पहले ऐसा नहीं था और अब ऐसा हो रहा है, तो तुरंत वहाँ पर हमें एज अ टीचर ध्यान देना चाहिए। अच्छी आदत, कार्य, व्यवहार आदि के लिए हमेशा ही बच्चों को सामूहिक रूप से पूरी क्लास को ही प्रेरित करते रहना चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग असेंबली हो, कोई प्रोग्राम हो, सेमिनार हो या क्लासरूम ही नॉर्मल क्यों ना हो। तो ये आपका यूनिट 4 था, थोड़ा बड़ा था, ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कंक्लूड करने की कोशिश की है और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई। तो यूनिट 2, इससे पहले यूनिट 1 की वीडियो आ चुकी है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पर जो यूनिट 2 का नाम है वो है डिटर्मिनेंट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया और निर्धारक तत्व। तो सारी बातें यहाँ पर लर्निंग से रिलेटेड होगी, अधिगम से जुड़ी हुई होंगी। सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखें तो हमारे पास आता है आवश्यकताएं, रुचि और अभिवृत्ति। ये 3 चीजें आती हैं कि नीड, इंटरेस्ट और अभिवृत्ति जो होती है, ये कॉन्सेप्ट इसका ये क्या होती हैं और शिक्षा में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले आवश्यकताएं क्या होती हैं। एक आम इंसान को भी पता होगा कि आवश्यकताएं क्या होती है, लेकिन उसको लिखना कैसे है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो आवश्यकताएं हमें हमारी उस परिस्थिति का बोध कराती हैं जिसके द्वारा हमें किसी प्रकार की अपेक्षित व्यवहार जन्य क्रिया करने को बाध्य होना पड़ता है। तो जब हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जब हमें कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिसकी नीड हो, तो होती है वही आवश्यकताएं होती है हमारी। तब शिक्षा में इसका क्या महत्व है, शिक्षा में आवश्यकताएं क्यों जरूरी हैं। जीविकापार्जन हेतु अच्छी नौकरी मिले, इसलिए भी शिक्षा हमारे लिए जरूरी है। समाज में सम्मान और आदर मिले, इसकी आवश्यकता होती है हमें, और ये हमें किससे मिलेगी, शिक्षा से मिलेगी। उपलब्धियों की सराहना होगी, अगर आप शिक्षा में अच्छा करते हैं तो आपको जो है अच्छा सराहा जाता है। आत्माभिव्यक्ति या आत्म प्रदर्शन करने का मौका मिलता है आपको, और प्रयोजनपूर्ण कार्य जो है आप वो करेंगे अगर आपको जो है शिक्षा दी जाएगी। ये आपकी आवश्यकताएं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है रुचि यानी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है, वह स्थिर मानसिक संस्थान जो कार्य चालू रखकर ध्यान बराबर बनाए रखता है, ये होते हैं रुचि। रुचि का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि एक टाइम तक हम किसी चीज में इंटरेस्ट लें। रुचि हम तब कहेंगे जब हम किसी चीज में इंटरेस्ट ले, रुचि ले और उसे बराबर बनाए रखें, वो होती है रुचि। ये BN झा की डेफिनेशन है, तो पेपर में मैं बता चुकी हूँ, डेफिनेशंस भी जरूर लिखा करें। उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा रुचि क्या होती है। अब देखिए इसमें अधिगम में रुचि का क्या महत्व है, लर्निंग में इंटरेस्ट का क्या महत्व है। आनंदपूर्ण अधिगम होगा। अगर बच्चा रुचि ले रहा है ना लर्निंग में, तो उसका जो लर्निंग है वो हैप्पीनेस वाला होगा, जीवन पर्यंत अधिगम होगा, उसको लाइफ टाइम याद रखेगा बच्चा। विकास, उसके कौशलों का विकास होगा, सही दिशा की पहचान होगी कि हाँ भाई बच्चा किस दिशा में सही काम कर रहा है, और फिर उसी दिशा में उसे आगे भेजा जाएगा। आत्मविश्वास आएगा बच्चे में जब वो अपने पसंद का काम करेगा, रुचि लेकर करेगा। आगे है जी अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति क्या होता है हमारा, देख लेते हैं। अभिवृत्ति को हम किसी एक वस्तु से जुड़े हुए प्रत्ययों, विश्वासों, आदतों, अभिप्रेरणाओं के संगठन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, और ये परिभाषा दी है मटेशी व डॉगल ने। तो जो अभिवृत्ति है इसका सीधा सा अर्थ होता है एटीट्यूड इंग्लिश में। अब ये एटीट्यूड वो नेगेटिव वाला नहीं है कि एटीट्यूड दिखाना, वो वाला नहीं है। एटीट्यूड मतलब होता है दृष्टिकोण, किसी चीज को लेकर हमारे क्या दृष्टिकोण है, हम उसे कैसे समझते हैं, ये होती है अभिवृत्ति। जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, किसी वस्तु से जुड़े हम उसे कॉन्सेप्ट और विश्वास, आदतों को समझते हैं और फिर बताते हैं कि हमारा एटीट्यूड उस तरफ कैसा है। अब अधिगम में इसका क्या महत्व है, तो सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए अधिगम में, तो ही आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। कक्षा के बाहर जो है आपके एटीट्यूड का बहुत महत्व होता है। क्लास में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है तो समाज में आपका कोई महत्व नहीं होगा। विभिन्न परिस्थितियों से आप सामना कर सकेंगे क्योंकि आपको पता है कि कौन सी परिस्थिति और किस दृष्टिकोण से देखना है। सुगम अधिगम में सहायक होगा, सामाजिक विकास तो होगा ही। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई आपकी, आवश्यकताएं, रुचि और अभिवृत्ति। नेक्स्ट टॉपिक है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या होता है भाई, मोटिवेशन होती है। इसका कॉन्सेप्ट, इसके प्रकार और अधिगम में महत्व, ये तीनों चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि अभिप्रेरणा होती क्या है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में निहित कोई एक ऐसी शक्ति है जो उसे किसी कार्य या व्यवहार को अच्छी तरह से करने में समर्थ बनाती है। बिल्कुल, अगर मोटिवेशन दे दी जाए ना, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप किसी भी काम को ना अपनी पूरी शक्ति के साथ और अच्छी तरह से करेंगे।
मोटिवेशन आपको समर्थ बनाती है किसी भी काम को बहुत अच्छे से करने में। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट हो गया। क्रो और क्रो ने इसकी डेफिनेशन दी है, देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है। हाँ भाई, मोटिवेशन होगा तो आपको रुचि आएगी उस काम को करने में। और क्या होगा, अपने इसी रूप में यह सीखने का मूल आधार होता है। मोटिवेशन के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के प्रकार। तो मोटिवेशन की टाइप्स देख लेते हैं। पहला है प्राकृतिक अभिप्रेरणा, या फिर हम इसे आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, यानी आंतरिक रुचि और प्रसन्नता, यानी मन के अंदर से ही कई बार हमें मोटिवेशन आती है। जैसे कुछ लोग मोटिवेट होते हैं पोएम्स लिखने के लिए, तो ये अंदर से ही मोटिवेट होते हैं। उसके बाद आता है अप्राकृतिक या फिर बाहरी अभिप्रेरणा, यानी हम बाहर से भी मोटिवेशन दे सकते हैं बच्चों को, जैसे पुरस्कार दे दिया या कोई गोल बता दिया कि आपको इतने % मार्क्स लाने ही हैं, आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस तरीके की मोटिवेशंस क्या होती हैं, वो अप्राकृतिक या बाहरी होती हैं। ये दो तरह की होती है हमारी मोटिवेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रभावशाली अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका। अगर मोटिवेशन होगा तो फिर जो अधिगम है, लर्निंग है, वो किस तरह से अच्छी होगी। सबसे पहला उद्देश्यों की निश्चितता में सहायक होता है, रुचि उत्पन्न करने में सहायक है, बता ही चुकी हूँ। अधिगम में ध्यान बनाए रखने में ये मोटिवेशन सहायता करता है। सीखने के लिए तत्पर करता है बच्चों को, अनुशासन व मर्यादा देता है, मूल आवश्यकताओं से ये जोड़े रहता है। तो मोटिवेशन का इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मृति या फिर मेमोरी कह लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट, प्रकार और इसकी विधियां। तो स्मृति क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, सबको ही पता है। मेमोरीज हम बनाते हैं ताकि हमें आगे तक याद रहे, है ना। फोटोज खींचते हैं, मेमोरीज कैप्चर करते हैं। तो ये भी वैसा ही मेमोरी है। देख लेते हैं इसको लिखना किस तरीके से है। स्मृति अथवा याद रखने की प्रक्रिया कुछ सीखने अथवा अनुभव प्राप्त करने से शुरू होती है। इसके पुनः उसी रूप में प्रस्तुत किए जाने के साथ ही समाप्त जाती है। स्मृति का मतलब ये है, हमने कोई चीज सीखी या अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, और फिर बाद में हमने उसी तरीके से उसको व्यक्त कर दिया। तो इसका मतलब हमने उसको अपनी स्मृति में बहुत अच्छे से रखा, हमने याद रखा। ऐसा ना हो कि हमने मतलब एक्सपीरियंस तो कुछ और ही किया था बट हमें याद नहीं है और हम कुछ और ही बता रहे हैं, तो ये हमारी स्मृति नहीं होगी। ठीक है, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, सीखना और अनुभव करेंगे सबसे पहले, फिर रिटेंशन यानी उसको धारण करेंगे, रिकॉग्निशन उसको पहचानेंगे, और फिर रिकॉल उसको प्रत्यास्मरण दोबारा से बताएंगे। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन जो कि वुडवर्थ एवं मार्टिन ने दी है। वो कहते हैं कि जो बात सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। बहुत ही इजी डेफिनेशन, आप इसको जरूर याद कर लें और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। अब देख लेते हैं स्मृति के प्रकार, कई तरीके की होती है स्मृति। पहला है आपका तत्कालिक स्मृति, यानी बहुत ही कम समय के लिए, मतलब बिल्कुल थोड़ी देर के लिए जो चीज याद रहती है ना, वो होता है आपका तत्कालिक, मतलब सेकंड में आप भूल जाएंगे कोई ऐसी चीज। अल्पकालिक स्मृति यानी तत्कालिक से थोड़ा समय, 1-2 मिनट तक आपको याद रहेगा फिर आप भूल जाएं, तो ये अल्पकालिक हो गए। फिर आती है दीर्घकालिक स्मृति, ये स्थायी और लंबे समय तक याद रहती है। कोई ऐसा अनुभव हुआ हो आपके साथ जो आपको लंबे टाइम तक याद रहा हो, तो वो होती है दीर्घकालिक। इसमें क्या होगा, जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब होती है ये वाली स्मृति। रटंत स्मृति क्या होता है, इसमें छोटे बच्चों को प्रयोग किया जाता है। इस रटंत मतलब रट रट ए स्मृति में लाना, याद करना, जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4। छोटे बच्चे याद करते हैं ना टेबल, वो समझते थोड़ी ना है, वो तो बस रट लेते हैं और फिर उनको जो है वो याद रहता है। कई बच्चों को देर तक याद रहता है, कुछ बच्चे जल्दी भूल जाते हैं। उसके बाद आता है तार्किक स्मृति, यानी समझकर तर्क लगाकर हम याद रखते हैं। लॉजिकली अगर हम याद रखें तो हमें ज्यादा टाइम तक भी याद रहेगा। उसके बाद आता है हमारा सहचारी स्मृति, यानी सीखी हुई चीज को अन्य से जोड़कर हम याद रखें। जैसे कई बार ना हमें कोई चीज याद नहीं आ रही होती, तो कोई कहता है उससे रिलेटेड कुछ बता दे तो हमें याद आ जाता है, तो हम उसको किसी चीज से जोड़कर याद कर लेते हैं। सक्रिय स्मृति में पुनः स्मरण के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, और निष्क्रिय स्मृति में होता है पुनः स्मरण के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना। निष्क्रिय स्मृति क्या होती है, मतलब हमें बिल्कुल याद हो, हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये एकदम से जैसे आसमान को देखा और कह दिया ये आसमान नीला होता है, बादलों से पानी गिरता है, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं होती, ये निष्क्रिय स्मृति होती है। उसके बाद आता है स्मरण या फिर याद करने की विधियां। स्मृति किस तरीके से हम लाएंगे,
क्या क्या विधियां हैं। एक है लयात्मक पठन विधि। अगर हम लय के साथ पढ़े ना तो फिर ये बच्चों में काफी इफेक्टिव होगा। जैसे पोएम्स होती हैं, राइमिंग्स होते हैं, बच्चे ना क्वेश्चन आंसर भूल जाएंगे लेकिन पोएम नहीं भूलते क्योंकि उसमें लयात्मकता होती है, राइम्स होती हैं। पूर्ण तथा अंश विधि, कई बार हम पूरा ना बताकर अंश छोटा छोटा बताकर फिर बाद में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। रुचिपूर्ण तकनीक लगाएं तो भी स्मृति अच्छी हो सकती है। दोहराना व अभ्यास करने से स्मृति अच्छी हो जाएगी। विषय सामग्री उचित समूह में व्यवस्थित की जाए, मतलब पहले इजी चीज बताएं फिर मुश्किल होनी चाहिए। विराम तथा अविराम विधि, यानी रुककर थोड़ा बताएं। ये नहीं कि आप 5 घंटा बच्चों को 80 टॉपिक क्लियर कर रहे हैं या फिर 5 घंटे तक 80 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ भी याद नहीं रहेगा बच्चे को। इसलिए जो क्लासेस भी होती हैं वो टाइम लिमिट डिसाइड होती है क्लासेस की। ऐसा नहीं कि 2 घंटे तक एक ही पीरियड चल रहा हो। नेक्स्ट हमारा है विस्मृति। और विस्मृति क्या होती है? स्मृति का उल्टा कर दीजिए। स्मृति मतलब याद रखना, विस्मृति यानी भूल जाना। तो इसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, कारण क्या है और इसमें हम कमी कैसे लाएं। तो विस्मृति हमारे लिए अच्छी नहीं है ना, लेकिन कई बार अच्छी भी होती है। कहते हैं ना बुरी चीजों को भूल जाना चाहिए। तो ये नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। तो भूल जाना भी क्या है, वरदान भी है और एक असफलता भी है, दोनों ही है। तो मन नाम के हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जो बताते हैं कि पहले सीखी हुई किसी बात या विज्ञान अथवा पुनः स्मरण करने की योग्यता में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से जो कमी आ जाती है, यानी हम भूलते जाते हैं, वो होती है विस्मृति। इसके कारण क्या है, विस्मृति क्यों होती है, क्यों भूलते हैं हम? या तो हमने ठीक प्रकार से सीखा ही नहीं उस चीज को, इसलिए भूल गए। समय का प्रभाव पड़ता है, टाइम टू टाइम हम भूल जाते हैं पुरानी बातों को। संयोग अथवा संबंधों का बाधक होना, दमन, दोषपूर्ण मानसिक अवस्था हो तो भी भूलते हैं। भंडारण में विफलता, बहुत सी चीजें हम अपनी माइंड में भरे जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स कुछ चीजें हम वहां पर भूलने लगेंगे। तो विस्मृति में कैसे कमी लाएं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जो है चीजें याद रखें? तो वही पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला, प्रभावपूर्ण अध्ययन के लिए उचित वातावरण हो। समुचित भंडारण के लिए यथोचित उपाय अपनाना चाहिए। उचित उपाय अपनाएं, उचित अभ्यास करते रहें, ठीक प्रकार से सीखें, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करके सीखें सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम का स्थानांतरण, लर्निंग जो है उसका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसका कॉन्सेप्ट, प्रकार और निहितार्थ। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अधिगम का स्थानांतरण का क्या मतलब है, हम कहाँ पे ट्रांसफर करें अपनी लर्निंग? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अथवा लिया हुआ प्रशिक्षण किसी दूसरी परिस्थिति में प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान को प्रभावित करता है, तो ये अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। सीधी सी बात है, हमने कोई चीज सीखी और फिर किसी और चीज को सीखने में हमने उसका यूज कर लिया, तो हमने क्या किया, हमने सीखी हुई जो चीज थी, लर्निंग थी, उसको ट्रांसफर करके कहीं और यूज कर लिया। तो यही होता है अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान में योगदान। सीधी सी बात है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सोरेनसन कहते हैं कि स्थानांतरण में परिस्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख होता है। इसके प्रकार कैसे होते हैं? पहला होता है सकारात्मक स्थानांतरण, यानी कि सकारात्मक क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमने जो भी पहले सीखा है हम उसकी सहायता से नए ज्ञान को सीखते हैं, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। सेकंड, नकारात्मक स्थानांतरण, कई बार नकारात्मक भी हो जाता है कि पूर्व ज्ञान कुछ ऐसी चीज सीख ली हमने कि अब नई चीज सीखने में हमारे को दिक्कत हो रही है, मतलब कोई कुछ गलत चीज हमने सीख ली और अब जब हम उसे दोबारा सीखेंगे नई चीज को, तो पहले हमें पुराना वाला मिटाना पड़ेगा अपने दिमाग से और फिर नई चीजें वहां पर डालनी पड़ेगी। उसके बाद होता है शून्य स्थानांतरण, ना तो ये सहायक होता है ना ही बाधा, मतलब जो भी हमने पहले सीखा हुआ प्रशिक्षण है वो हमारे किसी काम नहीं आता, तो वो यूज नहीं होता, जीरो हो जाता है वहां पे। ठीक है। अब देखते हैं इम्प्लीकेशन, यानी कि निहितार्थ क्या होते हैं इसके। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में इजी हो जाता है, सरलता आ जाती है, क्योंकि पहले से सीखी हुई चीजों को हम यूज करते हैं, बच्चे के लिए कोई नई चीज नहीं होती। सीखे हुए को अन्य क्षेत्र में भी प्रयोग किया जा सकता है, विषय में एकीकरण, इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, अर्जित ज्ञान की स्पष्ट हो सकती है अवधारणा। मान लो कोई कॉन्सेप्ट हमारा पहले क्लियर नहीं हुआ था जब हम पढ़ रहे थे, बट थोड़ा बहुत था और अब एकदम से क्लियर हो जाता है। नवीन ज्ञान अर्जित करने में सहायता मिलती है। ऑफकोर्स अगर पुराना काम आ जाए तो नए वाले में भी हमें इजी होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है ये हमारा, क्या है यहाँ पर,
स्मृति, विस्मृति और अधिगम स्थानांतरण, मेमोरी और जो हम भूल जाते हैं मेमोरी, और अधिगम स्थानांतरण जो अभी हमने पढ़ा, इनको कौन से कारक जो है वो प्रभाव करेंगे। सबसे पहला मानसिक अनुशासन, अगर किसी मेंटली डिसेबिलिटी है तो इन सब में दिक्कत आएगी, अदरवाइज वो आगे बढ़ जाएगा। वंशानुक्रम फर्क पड़ सकता है, कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है क्योंकि उन्हें वंश के अनुसार मिला होता है। अभ्यास, अगर अभ्यास करे तो कोई भी कुशल हो सकता है। संप्रत्यय की समझ, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, और उचित अभिप्रेरणा, मोटिवेशन अगर मिलती रहे ना तो बुरे से बुरा बच्चा भी अच्छे से अच्छा काम करेगा। ये तो पक्की बात है, क्योंकि मोटिवेशन एक तरह से दवाई की तरह काम करती है बच्चे के लिए। तो ये तो आपका यूनिट 2 था। सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि आपको ये वाला यूनिट क्लियर हो।